हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अवधेश कुमार है। हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन, ऑल्सो नोन एज वन शॉट रिवीजन। तो इसी वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। बाकी जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस वाले लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस और इंडिविजुअल जो इतने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस वाला लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर से लगभग 4 to 6 मार्क्स का जो है आपका टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होएगा, आपका जो बैच है 2023-24 वाला बैच है, तो आपका एग्ज़ाम जो हैगा फरवरी-मार्च 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो उसमें इस चैप्टर से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करा दूं, इस चैप्टर में हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका मीनिंग, सेकंड टॉपिक है फीचर्स, फिर आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना है। फोर्थ जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑल्सो नोन एज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिफ्थ टॉपिक इज रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सिक्स टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6, 7, 8, 9 ये 4 टॉपिक जो है न्यूमेरिकल वाले हैं, और स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स हैं वो आपका पूरा का पूरा थ्योरी वाले हैं। तो ये थ्योरी वाले भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है न्यूमेरिकल में, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलता है। और साथ साथ में स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है थ्योरी वाले, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, पास्ट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और जब आप CUT का एग्जाम दोगे या MCQ वाले क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा बनता है। बाकी न्यूमेरिकल जो टॉपिक है 6, 7, 8, 9, ये सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9 वाले टॉपिक में कवर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला भी टॉपिक बोलते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। और साथ साथ में जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना, कमीशन कैलकुलेट करना, उसके अलावा जो है पार्टनर्स का सैलरी कैलकुलेट करना, रेंट टू द पार्टनर्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसी के अंदर वी विल डिस्कस और वी विल कवर। सेवंथ जो टॉपिक आता है वो आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वन इज फिक्स कैपिटल मेथड, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये भी हम लोग जो है 7th वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और लास्ट के 2 टॉपिक है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, और 9th वाला जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीनिंग का, ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है आपका सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया हुआ है और डिफाइन किया हुआ है। आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये आप जरूर से याद रख लेना, कई बार MCQ क्वेश्चन में आ सकता है या फिर CUT के एग्जाम में आ सकता है। अगर आप CUT का एग्जाम प्रिपेयर करोगे और CUT का एग्जाम अगर आप देना चाहोगे, तो अभी से ही उसी हिसाब से आप पढ़ना और प्रिपेयर करना अपने आप को। तो सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है, और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशन है अच्छे से इसको लर्न कर लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन से टॉपिक नंबर 2 जो है आपका फीचर्स वाला टॉपिक भी इसी के अंदर से आएगा, और कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो पार्टनरशिप मीन्स रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल यहाँ पे याद रख लेना, हाईलाइट कर लेना। नंबर 1 इज पर्सन, नंबर 2 इज अग्रीड, नंबर 3 इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर 4 बिजनेस, एंड नंबर 5 इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज 5 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका एक एक करके मीनिंग आपको बता दूं, और पहले मीनिंग ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप का मतलब सिंपल हुआ क्या, कि जब 2 या 2 से अधिक कोई इंडिविजुअल पर्सन जो हैं वो क्या करते हैं, अग्री करते हैं कि हम लोग कोई बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस से जो भी फ़ायदा होएगा, जो भी प्रॉफिट होएगा, वो हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और उस बिजनेस को या तो कोई एक पर्सन चलाएगा, एक पार्टनर चलाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या फिर सारे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे, सारे पर्सन्स मिलके चलाएंगे, ठीक है। तो ये होता है मीनिंग। अब इसके अंदर 2 चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख लेना है। जब जो पर्सन्स है, ठीक है जी, इनको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो जब ये इंडिविजुअल पर्सन्स ABC पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो कलेक्टिवली इसको फर्म बोलेंगे, लेकिन इंडिविजुअल लोगों को पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C, तो इंडिविजुअली हम पार्टनर्स बोलते हैं, कलेक्टिवली हम इसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और
जितने भी डेट्स होते हैं, जितने भी बिजनेस का जो डेट्स होता है, डेट का मतलब हो जाता है क्या, लोन, ठीक है जी। जितने भी लोन वगैरह होते हैं, देनदारियां होती हैं जो, वो किसके नाम पे होता है, वो फॉर्म के नाम पे होता है, ठीक है, वो फॉर्म के नाम पे होता है। फिर इसकी हम बात करते हैं क्या, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर 5 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन्स, सेकंड है अग्रीमेंट, थर्ड है आपका लॉफुल बिजनेस, फोर्थ है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, फिफ्थ है म्यूचुअल एजेंसी ऑल्सो नोन एज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पांचों फीचर्स इसके डेफिनेशन से ही आया है। देखो जी, देखो, पर्सन से आया 2 और मोर पर्सन्स, अग्रीड से आया अग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है ही, बिजनेस से होता है कैसा बिजनेस, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लास्ट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो यही आपके 5 फीचर्स हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। देखो भाई, क्लास 11th में आपने जो बिजनेस और ये कैसे जो आपने अकाउंट्स पढ़ा था, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर आप बैलेंस शीट बनाते थे, तो वो जो बिजनेस था वो सोल प्रोप्राइटर का था। सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट्स होगा बिजनेस का, वो सारा का सारा उसी एक पर्सन, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस, ठीक है। तो वो सारे प्रॉफिट आप याद करो, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते थे तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे, और अगर नेट लॉस आता था तो कैपिटल में माइनस कर देते थे। तो एक ही कैपिटल होता था बैलेंस शीट में। तो वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था। लेकिन ये जो बिजनेस हम पढ़ रहे हैं, ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम 2 पर्सन चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कितने पर्सन, 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, याद रखना 50, 100 मत, ठीक है, 50 होता है, याद रख लेना, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि 100 होएगा 200 होएगा, कई बार गूगल पे सर्च करोगे ना तो पहले हुआ करता था, ठीक है, 100 200, तो वो कई बार पुरानी चीज़ आ जाती है। तो अभी 2023 के बाद, ठीक है, 2023 के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो आपको सिंपल एक ही वर्ड में याद रख लेना, 50, ठीक है जी। आंसर 50, ना तो 100 ना 200 ना कुछ भी 20 भी नहीं, 50। और ये चीज़ लिखा हुआ कहाँ पे है, तो ये लिखा हुआ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। जब अगर एक्ट पूछेगा आपसे तो आप लिखोगे दी कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है पार्टनरशिप वाले बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, 50। और अगर आपसे कोई पूछे रूल्स में क्या लिखा हुआ है, या कौन से रूल्स में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2014 का रूल्स भी है। कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज रूल्स है 2014, जिसके अंदर रूल नंबर 10 में लिखा हुआ है एग्जैक्टली। देखो, एक होता है एक्ट, एक्ट के अंदर कई सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, तो एक्ट के बाद कई सारे रूल्स बनते हैं, तो उस रूल में ये मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम 50 हो सकता है। और जब आप बुक्स में पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक्स में या और भी कई जगह बुक्स में पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि पार्टनरशिप में हो तो सकते हैं वैसे कितने, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 100 तक की लिमिटेशंस कर सकती है, ठीक है, लेकिन अभी 100 तक की लिमिटेशन है नहीं, आपका 50 ही है अभी, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रखा है 50 ही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन है 50, तो आपको आंसर में लिख के आना है 50, ओके। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कितने हो सकते हैं, 2 चाहिए तभी पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा, अदरवाइज सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा 1 से। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। तो क्या सर अगर कोई बिजनेस 50 पर्सन से ज़्यादा लोग करना चाहे तो नहीं कर सकते, आंसर इज यस, कर सकते हैं, बट वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, फिर उनको कंपनी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी हमें 12th क्लास में पढ़ना है, बुक नंबर 2 और 3 आएगा टी एस अग्रवाल सर का, तो वहाँ पे वी विल डिस्कस। तो आपको याद रखना है मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50 पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है। और ये लिखा हुआ कहाँ है, तो एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। और अगर रूल की बात करें तो रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 में। ये मैंने सारी चीज़ें एक जगह पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये है आपका क्या कि पार्टनरशिप फॉर्म में 2 या 2 से अधिक पार्टनर होंगे तभी क्या बन सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म वाला बिजनेस बन सकता है। नेक्स्ट है क्या, सेकेंड फीचर्स है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या है, ध्यान देखना, अग्रीमेंट जो होता है ना, वो 2 टाइप का अग्रीमेंट होता है, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। ओरल का मतलब जो मौखिक, जो हमने बात करा और बिजनेस स्टार्ट करा, जैसे 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने आपस में बात करा, डिस्कस करा कि हाँ भाई दिवाली का सीज़न आने वाला है, हम एक शॉप खोलेंगे क्रॉकरीज का, वो क्रैकर्स का शॉप खोलेंगे, ठीक है जी, पटाखे का दुकान खोलेंगे, या फिर मान लो 15 अगस्त आने वाला है या संक्रांति आने वाला है, हम लोग जो है काइट यानी पतंग का दुकान खोलेंगे पार्टनरशिप में, और जो भी फ़ायदा होएगा हम प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जो हुआ, ये क्या हो गया, ये ओरल अग्रीमेंट हुआ। ओरल मतलब मौखिक बात कर लिया, कहीं पे उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन जब ये लोग जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्या अग्रीमेंट करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई हम बिजनेस करेंगे, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, तो मान लो
पटाखे की दुकान खोलेंगे, कितने कितने पैसे लगाएंगे, तो मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए कह रहा है मैं भी 1 लाख लगाऊंगा और तुम भी 1 लाख लगाना। हम प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो उसको मान लो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या 1:3 में, 1:4, जो भी रेशो रखेंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से अग्रीमेंट हुआ। तो ओरल अग्रीमेंट के अंदर हमने कहीं पे लिखा नहीं, बस आपस में डिस्कस करके कर लिया। अब इन्हीं ओरल अग्रीमेंट को जब पेपर पे आप लिख लेते हो, जनरली स्टैम्प पेपर पे होता है, तो जब पेपर पे लिख लेते हैं कि भाई इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे, इस चीज़ का बिजनेस करेंगे, हमारा पार्टनर कौन कौन होएगा, उसका एड्रेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिटन अग्रीमेंट, और उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो जब भी अग्रीमेंट जो है वो रिटेन में होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ध्यान दो, जरा ध्यान दो, जब भी मैं बोलूँ पार्टनरशिप डीड, इट सिंपली मीन्स वो रिटेन अग्रीमेंट है, और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब ओरल अग्रीमेंट है। तो पार्टनरशिप जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटेन एग्रीमेंट होएगा तभी पार्टनरशिप होएगा, ओरल एग्रीमेंट होगा तो भी हम पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि क्या पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो रिटेन में होना कंपलसरी है, आंसर इज नो। ओरल एग्रीमेंट से भी हम पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन, रिटेन अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, लेकिन जैसे ही हमने रिटेन एग्रीमेंट लिख लिया तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, और टॉपिक नंबर 3 हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। अब सर एक बात बताओ, अगर ओरल एग्रीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, आपस में 2-4 पार्टनर्स अगर ओरल एग्रीमेंट करके और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है, लड़ाइयाँ होने की संभावना रहती है। एक पार्टनर कहेगा मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, दूसरा कहेगा मेरे को ज़्यादा चाहिए, कोई पार्टनर कहेगा मेरे को सैलरी भी चाहिए, कोई कहेगा कमीशन भी दो, ठीक है जी, कोई कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो। तो उसी डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए और जो ये प्रॉब्लम हो सकती है उससे बचने के लिए रिटन एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो उससे बेस्ट और क्या होता है, उससे बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में मोस्टली आजकल तो क्या है, रिटन एग्रीमेंट ही बनाते हैं, बट ओरल से भी हम काम चला सकते हैं। तो इसलिए हमें 4th जो टॉपिक पढ़ना है, बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन अग्रीमेंट। तो टॉपिक नंबर 3 पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, टॉपिक नंबर 4 उस पार्टनरशिप डीड का क्या बेनिफिट हो सकता है वो पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप डीड होएगा यानी रिटन एग्रीमेंट होएगा तो उससे बेनिफिट होगा ही होगा। तो सेकंड जो आपका फीचर्स में, अभी तो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं 2 और मोर पर्सन, सेकंड फीचर्स आपका एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैन बी ओरल कैन बी रिटन, बट कहीं पे ये कंपलसरी नहीं है कि रिटन में होना जरूरी है, लेकिन जब रिटन एग्रीमेंट होएगा तो उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, अब देखो जी, पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कोई बिजनेस के लिए कर रहे हो ना, लेकिन वो बिजनेस जो है इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या है, अगर मान लो आपने बोला हम क्या कर रहे हैं, क्लॉथ का शॉप खोलेंगे, हम मान लो पटाखे की दुकान खोलेंगे, और आप किसी और चीज़ का बिजनेस खोलने लगे, फूड का बिजनेस कर दिया आपने, जूस की दुकान खोल ली, तो वो अनलॉफुल कहलाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप स्मगलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है जी, तो वो भी क्या है आपका अनलॉफुल, वो तो बेसिकली इलीगली हो जाता है, बट उसे हम लोग अनलॉफुल करेंगे। तो इस टाइप का बिजनेस नहीं, मतलब बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पे ध्यान देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर ऑफ लॉसेस। देखो कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो ना, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो नॉर्मली कोई भी पर्सन बिजनेस करेगा तो किस चीज़ के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए या शेयर ऑफ लॉस के लिए करेगा। पहले लिख लो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर ऑफ लॉसेस, शेयर ऑफ लॉसेस, ठीक है जी। तो नॉर्मली हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करता है, लेकिन यदि इन फ्यूचर कोई बिजनेस से पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे और लॉस हो जाता है तो लॉस को भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है डेफिनेशन में, शेयर ऑफ लॉस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जनरल मोटिव क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लेकिन अगर लॉस हो जाता है या लॉस अगर इन फ्यूचर होगा तो लॉस को भी पार्टनर उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अग्रीमेंट उन्होंने बनाया है। इसके अलावा लास्ट है क्या, म्यूचुअल एजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं ABCD, तो उस पार्टनरशिप फर्म को चारों मिलके भी चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर भी उस बिजनेस को चला सकता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो कोई एक पार्टनर भी चला सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, या चारों पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसे हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। तो दीज आर दी 5 फीचर्स, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। इसके अलावा 2 छोटे छोटे और चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लो। क्या
पार्टनरशिप फॉर्म में एक माइनर पर्सन पार्टनर बन सकता है क्या? माइनर का मतलब होता है जो 18 साल से कम के होते हैं, और मेजर कहते हैं जो 18 साल या 18 से ज़्यादा होता है। 18 साल के जैसी हो जाओगे आप तो आप मेजर पर्सन कहलाओगे, आपको वोट का अधिकार भी हो जाता है, लाइसेंस ड्राइविंग करने का भी अधिकार हो जाता है। तो अगर आप मेजर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर बन ही सकते हो क्या? लेकिन अगर आप कोई पर्सन माइनर है तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? आंसर इज यस, बन सकता है, बट ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए बन सकता है, ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट्स। तो पार्टनर बनेगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अगर लॉस होएगा तो माइनर पर्सन लॉस को बियर नहीं करता है। अब दूसरा केस ध्यान से सुनना, अगर कोई मिस्टर डी जो माइनर था वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन जाता है, और जब वो मेजर हो जाता है, जब वो 18 साल का होगा, तो उस केस में विद इन 6 मंथ्स उसको पार्टनरशिप फर्म को बताना पड़ता है कि हम पार्टनर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेजर के बाद वो पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लेगा तो मेजर जैसे ही बन जाएगा, 18 साल का जैसे ही हो जाएगा, तो मेजर का मतलब वो सेना वाला मेजर नहीं भाई, 18 ईयर वाला, ठीक है। तो जैसे ही वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म उसके बाद अगर कोई लॉस भी करती है तो उसको भी उसे बियर करना पड़ेगा, यानी लॉस को भी उस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर रिजेक्ट कर देता है तो पार्टनरशिप से हट जाएगा, सो सिंपल। तो यानी कि विद इन 6 मंथ्स आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी या मेजर यानी कि 18 ईयर्स उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन क्वेश्चन इससे आता है मेन कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? आंसर इज यस, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट बन सकता है, ओनली फॉर बेनिफिट बन सकता है, लॉस के लिए नहीं बन सकता। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक, ये आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हमने मीनिंग पढ़ लिया, सेकंड फीचर्स पढ़ लिया। अब छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से देखो। नंबर 1, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप के अंदर 2 पॉइंट्स 3 हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप के अंदर 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं छोटे छोटे। नंबर 1 क्या है? ऑल पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई भी काम करा और उससे उसको नुकसान हो गया, अगर मान लो उसने लोन ले लिया, ठीक है जी, तो जो लोन लेगा और पार्टनरशिप फर्म उसको रीपे नहीं कर पाएगा तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म का लोन रीपे करना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म रीपे नहीं कर पाती है लोन तो पार्टनर्स के घर के एसेट्स को भी यूज करके उसको लोन को रीपे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या है? ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय द फर्म एंड पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज फॉर पेइंग फर्म्स डेट। अगर कोई भी फर्म का डेट है, कोई भी फर्म का लोन है, कोई भी फर्म का देनदारी है, तो उस फर्म की देनदारी को पर्सनल एसेट्स ऑफ किसी भी पार्टनर्स का पर्सनल एसेट्स से भी रिकवर किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है क्या? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है तो ध्यान से देखो, पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमें पार्टनर्स के राइट्स भी पढ़ने। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है ध्यान से देखना। तो अगर कोई भी पार्टनर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी पार्टनर सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है, सिमिलर नेचर का बिजनेस करेगा इन कंपटीशन विद पार्टनरशिप फर्म। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, इस मार्केट में, और इसी के बगल में मिस्टर ये जो 3 पार्टनर था ए बी सी और सी ने अपना इंडिविजुअल अलग से ये दुकान खोल लिया। सी ने अपना इंडिविजुअल दुकान, सिमिलर दुकान खोला। मान लो ये जो फर्म का जो बिजनेस था, फर्म का बिजनेस था शू बेचने का दुकान था, जूते बेचने का दुकान था, और सी ने भी अलग से अपना शू बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जूते बेचने का। तो कंपटीशन हो जाएगा ना भाई, सिमिलर नेचर का बिजनेस आप कर रहे हो, कंपटीशंस, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से कंपीट कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा? अगर सी ने कोई प्रॉफिट अर्न करा, मान लो इस बिजनेस से सी को 3,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो अगर 3,000 का प्रॉफिट होएगा ना, तो इस प्रॉफिट को क्या माना जाएगा कि ये फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन यदि लॉस हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है 2,000 का, तो लॉस को फर्म का लॉस नहीं मानेंगे, लॉस को इंडिविजुअल माना जाएगा। लॉस सिर्फ सी का माना जाएगा, लेकिन प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट फर्म का माना जाएगा, क्योंकि फर्म की प्रॉफिट होएगी। तो उस केस में क्या होगा? तीनों पार्टनर्स उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 4 सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर, लेकिन लॉस सिर्फ सी का ही लॉस माना जाएगा अगर कोई लॉस इनकर करा है सिमिलर बिजनेस से, ध्यान दो, या फिर कोई एसेट्स यूज करके।
अब तीसरी बात मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनो। मैंने क्या कहा कि अगर सिमिलर नेचर का बिजनेस कंपटीशन करके कोई इंडिविजुअल पार्टनर करता है तो उससे जो भी प्रॉफिट होएगा वो सारा प्रॉफिट फॉर्म का माना जाएगा। फॉर्म का प्रॉफिट होएगा तो यानी कि सारे पार्टनर्स उसको क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला हूँ, अगर कोई लॉस होएगा तो लॉस उसी पार्टनर का माना जाएगा। नेक्स्ट है क्या, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करा किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने, फॉर्म का कोई एसेट्स ले लिया, मान लो ये वाला मिटा देता हूँ, मान लो यहाँ पे क्या है, ये 3 पार्टनर हैं। अब इसमें से क्या है, ये मिस्टर बी ने क्या किया, इस फॉर्म का एक 4 व्हीलर ले लिया, ठीक है जी, एक कार जो है इसने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, और इस कार से क्या कर रहा है, ये टैक्सी चला रहा है, ओला उबर में ये रात को टैक्सी चला रहा है और उससे क्या हो रहा है, फ़ायदा कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट भी क्या माना जाएगा, फॉर्म का माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो उस एसेट्स को यूज़ करके कोई उसने लॉस इनकर कर लिया, लॉस, तो इस केस में भी क्या है, उस लॉस को वो इंडिविजुअली खुद ही उसको बियर करना पड़ेगा, बी का लॉस माना जाएगा। लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा वो फॉर्म का माना जाएगा, तो फॉर्म के प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ में जो भी ये कार इसने लिया है, जो भी ये एसेट्स यूज़ करेगा फॉर्म का, उसको वापस उसको देना पड़ता है। तो क्योंकि भाई फॉर्म का संपत्ति है, फॉर्म का एसेट्स है, उसे तो वापस दो ही दो, उससे जो प्रॉफिट कमाए हो वो भी फॉर्म का माना जाएगा। लेकिन अगर उससे कोई लॉस कमाए हो तो लॉस अलग से खुद बियर करो। मान लो ये कार की वैल्यू है 10 लाख, तो ये 10 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा बी को, और अगर लॉस हुआ है 2000 का, ठीक है, या 20,000 का, तो लॉस ये खुद ही अलग से बियर करेगा बी। लेकिन अगर लॉस के जगह पे प्रॉफिट हो जाता 10,000 का, तो प्रॉफिट भी फॉर्म का और ये कार भी फॉर्म का, तो ये दोनों देना पड़ता किसको, बी को, फॉर्म को। तो ये ध्यान रख लेना। सिंपल वर्ड में बोलूँ, मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी सिमिलर नेचर का बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट फॉर्म का होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी फॉर्म का यूज़ करके कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर कोई भी बिजनेस करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वो प्रॉफिट भी क्या होगा, फॉर्म का होगा। और इन दोनों केसेस में अगर लॉस होएगा पार्टनर का, फॉर्म का नहीं, पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर्स का सिमिलर नेचर से बिजनेस करे, लॉस हो जाए, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको यूज़ कर रहा है, उससे लॉस हो जाए, तो लॉस उसी इंडिविजुअल पार्टनर को भरना पड़ेगा। और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट पूरा का पूरा फॉर्म का माना जाएगा। और प्रॉफिट जैसी फॉर्म का होता है तो उस प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स हिस्सा लेंगे, सारे पार्टनर्स उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड लास्ट है, इन सच केसेस एसेट्स और प्रॉपर्टी मस्ट बी रीपे। और साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी आपने यूज़ करा है तो उस प्रॉपर्टी को भी आप क्या करोगे, फॉर्म को पे करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, फॉर्म का ही प्रॉपर्टी है तो पार्टनर जो है उस प्रॉपर्टी को भी फॉर्म को वापस देगा। ठीक है जी। तो ये था आपका 2 टॉपिक, छोटा छोटा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। इसके अलावा एक और भी है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, थर्ड, दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। कैसा नेचर होता है, ध्यान से देखो। तो नेचर जो होता है कैसा होता है, एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरा होता है नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो हम और आप 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंसेप्ट वाले थे ना, बहुत सारे कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सबसे पहला था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऑल्सो नोन एज एंटिटी कंसेप्ट। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि बिजनेस और जो उसका ओनर है दोनों अलग अलग होता है, दोनों सेपरेट होता है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज बिजनेस इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है, बट ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हम अकाउंट्स वहाँ पे सीख रहे थे, अकाउंट्स बना रहे थे, तो अकाउंट में हमने पढ़ा। तो पार्टनरशिप भी क्या होता है, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है, फॉर्म अलग और पार्टनर्स अलग, फॉर्म अलग और पार्टनर अलग, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून के नज़र में क्या है भाई साहब, पार्टनरशिप और फॉर्म दोनों एक ही हैं। क्योंकि अगर फॉर्म ने कोई लोन लिया, फॉर्म ने कोई लॉस इनकर करा, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अगर फॉर्म चुका नहीं पाता है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से उसकी भरपाई किया जाएगा, उसको पे किया जाएगा। तो पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है। तो इसीलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं होते, नॉट सेपरेट। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो दोनों सेपरेट होता है। इन
जो सारे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इन सभी टॉपिक पे पास्ट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो इसलिए सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके टीचर ने नहीं पढ़ा है, तो इसको ध्यान से सही से पढ़ लो। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा किस किस साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इन सब टॉपिक से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। पार्टनरशिप सिंपली मीन्स रिलेशन between persons who have agreed to share profits of a business carried by all or any of them acting for all। फिर हमने यहाँ पे फीचर्स भी पढ़ लिया, ठीक है जी। 5 फीचर्स है, 2 और मोर पर्सन्स, अग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और म्यूचुअल एजेंसी यानी कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। रूल की बात करें तो रूल 10 ऑफ दी कंपनीज रूल 2014 में लिखा हुआ है। माइनर पार्टनर बन सकता है, आंसर इज यस। एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसे रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। फिर हम पढ़ा लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, तो अनलिमिटेड होती है पार्टनर की लायबिलिटी, उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के भी फर्म का लायबिलिटी पे किया जाएगा, फर्म का डेट पे किया जाएगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के अंदर अगर कोई भी पार्टनर सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है और उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो फर्म का माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके उससे भी प्रॉफिट कमाएगा, वो भी प्रॉफिट फर्म का माना जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर पार्टनर लॉस अर्न करता है तो लॉस को पर्सनली उसको बियर करना पड़ेगा, और साथ में जो एसेट्स फर्म का लिया है, प्रॉपर्टी लिया है, उसको भी वापस उसको देना पड़ेगा। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून की नज़र में दोनों सेपरेट नहीं होता है, एक ही माना जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके पास्ट के ईयर में एग्जाम है। नंबर 1 2010 दिल्ली के एग्जाम में आया हुआ है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था। अनलिमिटेड ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है कि फॉर्म का जो डेट है उसको पे करने के लिए पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आ गया क्वेश्चन, तो आंसर इसमें दोनों आपको बताता है, आपको इसमें दोनों आंसर बताना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो 50 हो सकता है। कहाँ पे, किस एक्ट में लिखा हुआ, नेम दी एक्ट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्ट बोला है तो 2013 लिखना, रूल नहीं बोला हुआ है। रूल बोलेगा तो 2014 वाला रूल लिखना। फिर है क्या, ये सेम नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनरशिप क्वेश्चन है। इसके अलावा एक डिस्प्यूट्स वाला है जो अभी हमने पढ़ा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, तो उससे देखो क्या कह रहा है, पी यूज 20,000 बिलोंगिंग टू फॉर्म। बिलोंगिंग टू फॉर्म का मतलब क्या है, ये कोई एसेट्स है, ये फॉर्म का कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है 20,000 का, जिसको पी ने यूज़ करा है और इससे इसने प्रॉफिट कमाया 5,000 का। अब क्यू और आर, ये 3 जो पार्टनर है उसमें से क्यू आर 2 पार्टनर कह रहा है कि फॉर्म को ये प्रॉफिट दे दो, पी कह रहा है नहीं भाई नहीं दूंगा। अब बताओ क्या होगा, इस डिस्प्यूट्स को कैसे सुलझाएं। तो पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करता है कोई भी पार्टनर, उससे कोई भी प्रॉफिट कमाएगा तो फॉर्म की प्रॉफिट मानी जाएगी। तो क्यू और आर इसमें सही है, पी गलत है। और अगर मान लो क्यू ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज़ करा 5,000 का सेम एसेट्स, और इससे उसको 1,000 का लॉस हो गया, तो बताओ क्यू चाहता है कि ये लॉस फॉर्म को क्या कर दिया जाए, फॉर्म में मिला दिया जाए। तो क्या ये लॉस फॉर्म बियर करेगा, आंसर इज नो। क्यों सेपरेटली इस लॉस को बियर करेगा। ये क्वेश्चन 2014 के कंपार्टमेंट में आए हो भाई साहब, और 2-4 और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि क्या एडमिशन किया जा सकता है कि नहीं। PNQ वांट्स परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट अग्री, तो इस केस में कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी नीचे के 2 टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे, 5th वाला फिर यहाँ पे करेंगे। मेनली इसका आंसर अभी बता देता हूँ। देखो अगर कोई प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई एक पार्टनर मना कर रहा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय करेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होएगा, ठीक है। लेकिन अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो ऑल पार्टनर शुड बी अग्रीड। सारे पार्टनर जब तक अग्री नहीं करेंगे, मेजॉरिटी नहीं देखते, अगर एक भी पार्टनर मना कर देता है कि भाई किसी नए पार्टनर को एडमिशन ना लो तो हम नहीं लेंगे, सारे पार्टनर्स अग्री होना बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस बात करते हैं कहाँ पे, आज़ादी। तो हमने ये अभी तक 2 टॉपिक पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है, राइट्स। अभी हमने लायबिलिटी पढ़ा तो राइट्स की भी बात करें। राइट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, MCQ क्वेश्चन में आ सकता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी पढ़े वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं, देखो, ईच पार्टनर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ईच पार्टनर हैज़ राइट टू कंसल्टेड, ठीक है जी, कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर्स। कोई भी बिजनेस का मैटर होएगा तो उसमें वो कंसल्ट करेगा, ठीक है जी, उसमें
सॉरी उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है, कंसल्टेट भी कर सकता है, उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं पार्टनर से। ईच पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट, कोई भी पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है और साथ में उसकी कॉपी भी ले सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वही जो आपका जर्नल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। ईच पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, तो ये भी हमने ऑलरेडी फीचर्स में सॉरी क्या कहते हैं, ऊपर हमने टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यस, तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें भी क्या कर सकता है, ईच पार्टनर्स के पास राइट है कि जो भी रेशियो है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है। एंड इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस टू द लोन, अगर किसी पार्टनर ने एडवांस दिया है फॉर्म को, कोई भी लोन दिया है फॉर्म को, तो उस पर उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट लेने का अधिकार रखता है जिस भी रेट से अग्रीमेंट में दिया हो उस रेट से। और अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, ओरल अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो 6% के हिसाब से मिलता है। उसके बारे में आगे हमें डिस्कस करना है। तो ये इसके क्या है, पार्टनर्स के राइट है। इसके अलावा ये छोटा सा टॉपिक है, बेकार सा, इससे कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट स्टिल अगर आ जाए तो आपको याद रख लेना है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट होता है 2008। 2008 से पहले क्या था ना, हमने अभी पढ़ा कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो कुछ पार्टनर ने बोला कि यार काश ऐसा हो जाए कि हमारी लायबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाए, यानी कि हमें अपने घर से कोई भी पर्सनल एसेट्स को बेच के ना चुकाना पड़े। तो उस केस में वो पार्टनरशिप की जगह पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया है। इसके अंदर मिनिमम पार्टनर्स 2 रहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। मैक्सिमम की कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और लायबिलिटी इसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इससे ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस आया नहीं आपके एग्जाम में, तो इससे आने के चांसेस भी कम रहता है। फिर उसकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है आपका थर्ड टॉपिक पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देखो जो अग्रीमेंट है ना, जब रिटर्न में लिख दिया जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल। तो ओरल एग्रीमेंट होएगा तो भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, रिटर्न होएगा तो भी कर सकते हैं। तो जो अग्रीमेंट है अगर हमने उसको रिटर्न लिख दिया, रिटर्न नॉर्मली स्टैम्प पेपर पे, देखो ये ऐसे स्टैम्प पेपर पे होता है। तो यहाँ पे है डीड ऑफ पार्टनरशिप। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हम लोग अग्री करते हैं, हम लोग मतलब जो पार्टनर्स आपस में अग्री कर रहे हैं ना, उसको उस पेपर में लिख देते हैं ताकि डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स रहता है, कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा जो एडवांस पे है, सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म जो है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस कितने दिन का रहेगा। ठीक है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिख देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये आपका एक स्पेसिमेन ऑफ पार्टनरशिप डीड है। गूगल पे आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, गूगल में पार्टनरशिप डीड का स्पेसिमेन। ठीक है जी, तो ये पार्टनरशिप डीड है। अब देखो सर, पार्टनरशिप डीड होने से क्या फ़ायदा है, देखो ओरल एग्रीमेंट होगा तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। कल को कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है कि भाई मेरे को इतने प्रॉफिट चाहिए, मेरे को सैलरी चाहिए, मेरे को कमीशन चाहिए। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड है, यानी कि रिटर्न है सारे टर्म्स एंड कंडीशन, तो कभी भी डिस्प्यूट्स होएगा नहीं, कभी भी लड़ाई झगड़ा होएगा नहीं। और उसमें सभी पार्टनर्स के क्या होंगे, ड्यूटीज़ राइट्स उसमें लिखे रहते हैं, तो उससे आसानी रहती है, उससे पार्टनरशिप फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होती है और वही बेटर होता है। और आज के डेट में तो जो भी पार्टनरशिप बनाते हैं ना, वो बेसिकली एग्रीमेंट के थ्रू ही बनाते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड के थ्रू बनाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है पार्टनरशिप वाले बिजनेस में। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं जिसका हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो 3 बेनिफिट्स हैं, आपको याद रख लेना है। नंबर 1, ईच पार्टनर का राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज पता चलता है पार्टनरशिप डीड से। इसके अलावा हम मिसअंडरस्टैंडिंग को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। पार्टनर्स में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कभी भी, तो पार्टनरशिप डीड से हम उसको अवॉइड किया जा सकता है। और कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है या कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसको भी आसानी से हम सेटल कर सकते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग पार्टनर्स, और लायबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच पार्टनर्स, ये 3 बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5th, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट आप लगा लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये 6 रूल आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। नंबर वन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है इसका मतलब क्या है कि ओरल एग्रीमेंट है, यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं है। ओरल एग्रीमेंट से अगर आप कोई पार्टनर्स
बिजनेस करता है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, याद रख लेना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म को जो लोन दिया है पार्टनर ने, सर दोबारा से समझाओ अच्छे से, ये है पार्टनरशिप फॉर्म और यहाँ पे है पार्टनर्स ए बी और सी, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ए बी और सी। मान लो ए ने क्या किया, फॉर्म को लोन दिया है, इस लोन को एडवांस भी कहा जाता है, ठीक है। ए ने फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, ठीक है, 1 लाख का लोन दिया है, तो इस लोन पे फॉर्म क्या करेगी, पार्टनर को ब्याज देगी। फॉर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या है, फॉर्म जो है उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और सर अगर पार्टनरशिप डीड हो तो कितने %? तो भाई पार्टनरशिप डीड जब होगा ना तो उसमें तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा ना, तो उसी हिसाब से होगा। अगर 10% बोलेगा 10, 2% बोलेगा 2, नहीं होगा तो नहीं। पार्टनरशिप डीड का मतलब ही उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, सैलरी देना है कि नहीं, देंगे तो कितने, नहीं देंगे तो मत दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, 1:2:3, 1:2:4 जो भी रहेगा, कमीशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो कितना होगा, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, पार्टनर्स का एडमिशन हम कर सकते हैं कि नहीं। तो पार्टनरशिप डीड अगर होता है, रिटर्न है, तब तो सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहते हैं ना। तो इसलिए ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट में कि ये मेन रूल्स है भाई साहब। अगर कोई ओरल एग्रीमेंट से बिजनेस करता है तो कल को कोई भी मान लो प्रॉफिट ज़्यादा मांगने लगे तो उस केस में क्या होगा, अगर ओरल एग्रीमेंट है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है और रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ओरल में है, तो उस केस में आप पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली बांटना, और पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है फॉर्म को तो उस पर सिर्फ 6% मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी, नो कमीशन। और एडमिशन की बात करें, किसी भी पार्टनर का एडमिशन करना है तो जब तक ऑल पार्टनर अग्री ना हो तब तक आप एडमिशन नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मान लो ये पार्टनरशिप फॉर्म है और ये पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड है नहीं। अब एक नया पार्टनर है मिस्टर डी, ये एडमिशन चाहता है, इसमें ये भी एडमिशन चाहता है। अब इसमें 2 पार्टनर्स तो अग्री कर रहे हैं यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर अग्री हैं, लेकिन सी कह रहा है, मना कर रहा है, नॉट अग्री। सी कह रहा है ना मेरी तो लड़ाई हो रखी है डी से, मैं इसको पार्टनर नहीं बनाऊंगा। तो बताओ ए बी मेजॉरिटी में है, क्या ये बना सकते हैं क्या डी को? नहीं बना सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो एक भी पार्टनर ने मना कर दिया। सर एक और केस बताओ, अगर मान लो इसमें क्या होता, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, और मान लो किसी ये जी को एडमिशन देना है, इसमें 4 पार्टनर अग्री कर रहे हैं, सिर्फ ई मना कर रहा है, तो भी हम एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक भी पार्टनर अगर मना करे तो आप एडमिशन नहीं कर सकते। ऑल पार्टनर्स को अग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ऑल पार्टनर अग्री होगा तभी एडमिशन होगा किसी भी पार्टनर का। तो ये 6 कंडीशन आपको याद रख लेने हैं। इसमें मेन है क्या, आपको 2 ही हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म 6% पर एनम मिलेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, बाकी कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं। और एडमिशन की बात आए तो ऑल पार्टनर अग्री होगा तभी एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका 5th वाला टॉपिक। तो यहाँ तक हमने 5 टॉपिक कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ बचे हुए कितने, 4 टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में ही बताया था, हम लोग 1 शॉट रिवीजन कर रहे हैं, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करें, कंसेप्चुअल चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें मत करा, न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप न्यूमेरिकल वाले लेक्चर्स जो है एक 1 by 1 देखना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है सॉल्व कराए हुए। अब 1 मिनट का दो ब्रेक, पानी पी ले, फिर उसके आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ये 2 टर्म होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। चार्ज का मतलब है इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th क्लास में बनाते थे, सर पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आंसर इज यस, आपको सीखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता, कई बच्चे तो ये पढ़ते ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
आप में से भी एक दो होगा जो ये चीज़ को पढ़ा नहीं होगा आपने सही से। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे 11th क्लास में करते थे ना भाई साहब, वैसे ही करते हैं, बस उसमें 2-3 चीज़ें एडिशन कर देते हैं। जैसे 11th क्लास में आपने सबसे पहले क्या बनाया था, जर्नल और सब्सिडी बनाया, फिर लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ तक जो हमने 11th क्लास में सीखा है वो सारे बनाने ही, आपको सीखना नहीं है क्लास 12 में दोबारा। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने कहा भाई 11th क्लास में तो आपको सारी चीज़ सिखा दी, तो 12th में वो दोबारा थोड़ा सिखाएंगे, 12th में उसके आगे का सिखाएंगे। वो सोल प्रोप्राइटर था, वहाँ पे एक ही मालिक, तो सारा प्रॉफिट उसके कैपिटल में जोड़ दो। अब यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, वो आपको सीखना है। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनना है। अच्छा मतलब सर ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखा था हमने, फिर यहाँ पे मान लो नेट प्रॉफिट आया, तो इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है। और फिर इसमें जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा करना पार्टनर्स में, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर से रिलेटेड, और एक रिजर्व भी होता है। और बाकी जो प्रॉफिट बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांट दो, और फिर इसको जो है पार्टनर्स कैपिटल में ले जाओ, और फिर पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ इसको बैलेंस शीट में लिखो। तो यहाँ पे जो कैपिटल होता है ना, वो अलग से पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है। क्यों? क्योंकि कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उन सबकी अलग अलग कैपिटल प्रॉफिट होएगा, तो उसको जोड़ के उसका सीडी आएगा, उसे यहाँ पे लिखना है। 11th क्लास में एक ही कैपिटल होता था, उसी में पूरा ये वाला नेट प्रॉफिट था के और यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, और फिर बैलेंस शीट बनाना होता है, ठीक है जी। तो ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा करना पार्टनर्स में। चार्ज का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम्स एक्सपेंसेस इनकम होती है वो लिखना। अब देखो जरा, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेंस, लेकिन ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इट इज़ कंपलसरी इन नेचर, लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी इन नेचर। एप्रोप्रिएशन कोई कंपलसरी नहीं होता, अगर प्रॉफिट होएगा तभी पार्टनर्स में प्रॉफिट बटेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर लॉस होता है ना, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये चीज़ नहीं दिया जाता पार्टनर्स को। हमें आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखने हैं। मतलब सर आपने कहा था लॉस होगा तो भी बटेगा, भाई लॉस और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बटेगा। प्रॉफिट होता है तो उसमें से पहले सैलरी टू पार्टनर अगर देना है तो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन लॉस होता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया जाता है और सिर्फ लॉस को बांटा जाता है। लेकिन चार्ज के केस में सारी चीज़ें, सारी इफेक्ट लेना ही होता है। इट इज़ कंपलसरी बट इज नॉट कंपलसरी। चार्ज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया जाता है। इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन करने से पहले अलाउ करना पड़ता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस हटाने के बाद एप्रोप्रिएशन किया जाता है। एग्जाम्पल, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर भी चार्ज होता है, रेंट टू पार्टनर भी चार्ज होता है, और सैलरी टू एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, कमीशन और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी 11th क्लास में सीखा था, जैसे वेजेस, एम्प्लॉयज़, ठीक है जी, रेंट किस चीज़ का, ऑफ ऑफिस, ठीक है जी, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे चार्ज होते हैं। पार्टनर से रिलेटेड भी दो चीज़ें, पार्टनर को रेंट और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, ये भी चार्ज है। लेकिन सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके हैं एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है एक, ठीक है। तो ये एप्रोप्रिएशन होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई सारे हैं आपके बुक के अंदर। अकाउंटिंग प्रोसेस बता दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 6 नंबर टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स पढ़ रहे हैं और ये कैसे पढ़ने वाले, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने ये ध्यान रख लेना है, एक तो होता है पार्टनर्स की सैलरी, सेकेंड है पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल्सो नोन एज अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो आपके क्वेश्चंस में आएगा न्यूमेरिकली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाली जो चार है ना, इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, और चार्ज जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं किसको, सैलरी, कमीशन, कैपिटल, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स को तो क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, उसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको हम एप्रोप्रिएशन में लाके क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो कभी कभी चार्ज भी होता है, कभी कभी एप्रोप्रिएशन भी होता है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी ये चार्ज होता है ना, इसको तो कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये जो एप्रोप्रिएशन होता है ये कंपलसरी नहीं होता, अगर प्रॉफिट आपके पास है तभी आपको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब पार्टनर्स को देना है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता तो आपको ये एप्रोप्रिएशन वाली आइटम देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखो जी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं प्रॉफिट को, तो इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो देखो यहाँ पे आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट है वो आना है, यहाँ पे क्या लिखा है ये अभी आपको समझाएंगे, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। सुनो, तो जो भी प्रॉफिट है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर कोई लॉस है तो लॉस को इधर पे लिखते हैं, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस से क्या आया, प्रॉफिट आया, अगर लॉस होगा तो इस तरफ आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स का है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर्स की सैलरी आएगी, कमीशन टू पार्टनर्स आएगा, और अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व भी आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट बच गया है तो जो भी रेशो दिया रहेगा पार्टनर्स का उस रेशो में बांट देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल बढ़ता है, या तो कैपिटल में या करेंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करेंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल अकाउंट में। और यदि लॉस हो रखा है इधर वाला तो लॉस को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। अब या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस आएगा, कोई एक ही आएगा, ध्यान देना। और इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे हमें सीखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक तो हो गया प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट से आया, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, बस इतने आइटम्स हैं। और फिर जो बच जाएगा या तो प्रॉफिट उसको बांट दो, और लॉस होगा तो इधर पे आता है, और लॉस पहले से नेट प्रॉफिट वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखना होता है। अब बात करते हैं जर्नटीज का, तो ध्यान से देखो जर्नटीज क्या होता है। कभी कभी जर्नटीज भी आपसे पूछता है, एमसीक्यू में इस बार एग्जाम में जर्नटीज से क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला था कुछ, उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओ। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, ये ट्रांसफर है। तो प्रॉफिट अगर आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर जर्नटीज का रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए 11th क्लास में। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये इसका क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है आपने, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा होगा, वहाँ पे डेबिट था पीएनएल अकाउंट में, तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट को जो अपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका उल्टा है, अगर लॉस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन वगैरह मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, क्लास 12th में हो, ठीक है, तो नरेशन नहीं लिखा हुआ। पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, सबकी दो दो एंट्री होती है भाई साहब, एक एंट्री नहीं होती, सबकी दो दो एंट्री होती है। तो देखो पार्टनर्स सैलरी या कमीशन है तो सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। फॉर्म जो है सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को देती है, यानी अलाउ करती, तो ये अलाउ की एंट्री होती है। और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अलाउ की एंट्री क्या है, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन एक तरीके से क्या है, फॉर्म के लिए। हम लोग फॉर्म वाले हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, तो हम फॉर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर्स का इंडिविजुअल नहीं कर रहे। तो हम फॉर्म के हिसाब से सोचो पार्टनर्स क्या करेगा, पार्टनर्स के लिए सारे एक्सपेंसेस। सर एक बार बताओ दोबारा से, ये लो आपको यहाँ पे अलग से बता देते हैं। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है
ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है जी। यहाँ पे पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, यहाँ पे ये पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, ओके, पार्टनर्स हैं। तो फर्म जो है, फर्म क्या कर रही है, फर्म जो है, फर्म को पार्टनर ने कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है और लोन भी दिया हुआ है। अब फर्म क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना। तो ये एक तरीके से फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये फर्म क्या करेगी, इसको सैलरी देगी, कमीशन देगी, तो ये भी क्या है, एक्सपेंस है। और इससे क्या करेगी फर्म जो है, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम होता है, बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंस होता है। तो ये आपको समझाया मैंने, ओके। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसीलिए देखो ना, ये सैलरी एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड होगा तभी करेंट होता है, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल होता है। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन या सैलरी अकाउंट। अल्टीमेटली जो है देखो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो बट आपको दो एंट्री ये लिखना होता है, दो एंट्री होती है एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो एंट्री है ना, देखो ना, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, तो अगर इसकी एंट्री लिखनी है तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि डेबिट साइड है, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, तो इसीलिए ये यहाँ पे ये दोनों एंट्री सेम होती है, सैलरी की और कमीशंस की। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सैलरी कमीशन दोनों एक ही एंट्री कर दी, अलग अलग आएगा, आप अलग अलग लिख लेना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, एक्सपेंसेस है, अभी बताया, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, कैपिटल जो पार्टनर से मिला है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और फिर ट्रांसफर की एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर हम बात करें ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स क्या है, एक तरीके से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ड्राइंग्स जो है फॉर्म के लिए इनकम होती है, इनकम होती है। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसे हम लोग चार्ज करते हैं और ये ट्रांसफर करते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस, बाकी ये भी एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, और ये भी क्या है, एक्सपेंस है, और ये तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये टोटल एंट्री आपकी इतनी है, ज़्यादा एंट्री है नहीं इसमें, टोटल 4 एंट्रीज हैं और 4 के 2 हैं एक तरीके से। और लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है, लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया, एक रिजर्व वाली भी, अगर रिजर्व बनाना है, रिजर्व का क्वेश्चन कभी कभी रहेगा नहीं तो प्रॉफिट से बना सकते हैं। कई बार डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है, कई बार नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है, उसके केसेस अभी कराएंगे आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। उसके अलावा जो प्रॉफिट बच जाता है उसे डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटिबल प्रॉफिट कुछ भी आप बोल सकते हो। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी जो बच जाएगा उसे पार्टनर बांट दो, लॉस होएगा तो पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और अगर प्रॉफिट होता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट होता है तो ये इधर वाला है। जनरल एंट्री वैसे ज़्यादातर नहीं पूछता, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से याद कर लेना, और सीयूटी के एग्जाम में भी आ सकता है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, देखो मैंने आपको कहा ना, ये जो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसमें एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ट्रांसफर है। अब एक जो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया वो ध्यान से देखो, अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा, मेरा क्लास, तो देखो जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दे आपको, अमाउंट नेट प्रॉफिट दे दे क्वेश्चन में, और साथ में आपसे अगर बोलता है रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और सैलरी और कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट, सैलरी और कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट, जब आफ्टर बोलेगा तो देखो इसे आप ऐड कर देना, ये किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ें, यहीं पे अलग से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। क्योंकि देखो रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये तीनों क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में देगा इसको आपको माइनस करना है नेट प्रॉफिट में, और फिर यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में या नेट प्रॉफिट लिख के माइनस करके आउटर कॉलम में लिख लो। और अगर सैलरी और कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट कई बार देता है कि सैलरी कमीशन दिया रहेगा और क्या वो आफ्टर नेट प्रॉफिट है, तो उस केस में उस नेट प्रॉफिट में ये चीज़ें प्लस करनी होती है, तब जाके ये प्रॉफिट लिखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें था, क्योंकि ये सारी रिवीजन क्लासेस है, कंसेप्चुअल चीज़ें। अब इसके अंदर बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए ज़रा आप इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 पर एनम, पर मंथ एंड पर क्वार्टर।
ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसके अंदर जब आप बात करो पार्टनर सैलरी का तो डेबिट साइड में लिखते हैं, कमीशंस को भी डेबिट साइड में लिखते हैं बिकॉज एक्सपेंसेस होता है फॉर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंसेस होता है। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इन सभी से भी आपके बुक के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस हैं और इस पे भी क्वेश्चंस सेपरेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी ये क्या होते हैं टर्म्स और ये कंसेप्ट जो है हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। इसके अंदर आपको 3 टाइप्स की सैलरी दे सकते हैं। नंबर 1 या तो बोलेगा पर एनम का, या बोलेगा पर मंथ या पर क्वार्टर बोल सकता है। पर एनम बोलेगा तो सीधा सीधा आपका जैसे लिखा हुआ है सैलरी टू राम 5000 पर एनम और सैलरी टू मोहन 6000 पर एनम, तो सीधा यही अमाउंट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख देना होता है। लेकिन अगर पर मंथ बोलेगा आपसे, पर मंथ बोलेगा पर मंथ, तो लाइक सैलरी टू राम 3000 पर मंथ, सैलरी टू मोहन 4000 पर मंथ, यहाँ पे 300 पर मंथ है और ये 4000 पर मंथ है। तो इसे आपने क्या करना है, पहले पर एनम में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि पूरे 1 साल का सैलरी निकालना होता है, फिर इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर 300 पर मंथ है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा पूरे 1 साल का, और 4000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 48000 आ जाएगा। तो पूरे 1 साल का आपका सैलरी जो है उसमें कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना पड़ता है। फिर अगर बात करें पर क्वार्टर का, तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होता है, तो पूरे 1 साल में 4 क्वार्टर हैं। तो अगर क्वार्टरली सैलरी देगा तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, हाफ ईयरली देगा तो 2 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली भी दे सकता है, बट ज़्यादातर तो क्या होगा, पर मंथ होता है या पर एनम होगा, ये ध्यान से पढ़ना है। क्वार्टर भी नहीं होता, पर मंथ या पर एनम हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा वो पर मंथ या पर एनम होगा, उसको ध्यान से पढ़ना। फिर बात करते हैं क्या, पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्टनर्स कमीशन में 2 चीज़ें दे सकता है आपको, एक तो बिफोर देगा और एक आफ्टर देगा, एक बिफोर देगा एक आफ्टर देगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसमें ध्यान रखना है, जब भी आपको बिफोर देता है ना, तो बिफोर के केस में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 करना होता है, आफ्टर देगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो नेट प्रॉफिट कमीशन का जो रेट दिया हुआ है, अगर मान लो कमीशन का रेट 10% है तो बिफोर बोलेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100, अगर 5% होएगा तो नेट प्रॉफिट इंटू 5/100। अगर वो आपसे क्वेश्चन में बोलता है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में कमीशन नेट प्रॉफिट इंटू 10/110 करना है, यानी 100 प्लस उस पर 10% का रेट है तो 10 डिवाइडेड बाय 10 तो 110 हो जाएगा। अगर 5% बोलेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू 5/105 करना, ये नहीं कि 5/110 कर देना, जितना रेट है उस 100 में ऐड कर दो तो 5/105, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इंटू 5/105 अगर 5% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूं, ये लो, राम गेट्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट 2 लाख पे 10%। कुछ नहीं बोलेगा तो हम बिफोर मानेंगे, बिफोर बोलेगा तो भी बिफोर, आफ्टर बोलेगा तो आफ्टर मानेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बिफोर ही होता है। तो 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000, कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ 100। अगर वो आपसे बोलता है मोहन गेट्स कमीशन नेट प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, यहाँ पे एक वर्ड ये लो, मोहन गेट्स कमीशन 5% आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे लिख लेना आफ्टर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट। तो इस केस में क्या होता है जी, अगर 5% आफ्टर चार्जिंग है तो 5/100 प्लस 5, तो यानी 2,10,000 इंटू 5/105, तो ये आ गया आपका 10,000 रुपीज़। ये अमाउंट चेक कर लेना, ठीक है जी। 20 और 10,000 करेक्ट है नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट कंसेप्चुअल चीज़ आपको याद रखेंगे। सेम एज देखो, ये 2 क्वेश्चन है आपके, ये 2 क्वेश्चन है, इसको भी मैं साथ में करा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मान लो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कह रहा है ABC पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 2:1। A इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ओहो, यहाँ पे बिफोर आफ्टर कुछ लिखा हुआ नहीं, तो कुछ भी नहीं है, तो हमें बिफोर ही मानना होता है, हमें बिफोर ही मानना है। और नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 रुपये है। तो अगर मुझे कमीशन निकालना है किसका, A का कमीशन, A को मिल रहा है सिर्फ A's कमीशन, तो A कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट है 1,10,000 इंटू 10/100 कर देंगे, तो ये रुपीज़ आ जाएगा 11,000।
एक और एग्जांपल इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, इक्वली शेयर है इनका, शेयर से कोई लेना देना है नहीं वैसे अभी तो फिलहाल, कमीशन हम सिर्फ निकाल रहे हैं। आगे कह रहा है जेड इज इंटाइटल टू अ कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ओ माय गॉड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, एंड द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 2,20,000। ये बिफोर चार्जिंग, यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर चार्जिंग का मतलब ये कि नेट प्रॉफिट गिवन है चार्जिंग से पहले, मेन ये पढ़ना है कि कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका मतलब 10/110 होगा। तो इस केस में अगर आप कमीशन निकालोगे, कमीशन ऑफ जेड या जेड्स कमीशन निकालोगे 2,20,000 इंटू 10/110, तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो गया, नहीं 20,000 आया ना, 20,000 रुपीज़। तो ये आपका है, दो एग्जाम्पल और अलग से भी मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। तो आई होप आपको ये कमीशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में अलग से, और इलिस्ट्रेशन भी इसका करके जाना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा, यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर गिवन है तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। हमने पहले पढ़ा था टॉपिक नंबर 5, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड दैट मीन्स वी विल नॉट अलाउ टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज वेल एज सैलरी और कमीशन। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है ये भी देखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कई बार दे देगा है, क्वेश्चन इससे है, वो बोलेगा एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज, तो उस केस में अलग अलग निकालना है। अगर एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। चार्ज है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो क्या है आपको ऑलवेज अलाउ फुल इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है अगर क्या हो एज अ चार्ज मानते हैं तो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चार्ज का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट और लॉस, आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट होता है तभी हम उस प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन बांट सकते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो पहले चेक करना है कि क्या लॉस है कि प्रॉफिट है। तो अगर लॉसेज हो रखा है, नेट लॉस आया हुआ है, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो आप फुल अलाउ कर दो, और अगर आपके पास थोड़ा सा प्रॉफिट है, मान लो 2,000 का प्रॉफिट आया है आपका नेट प्रॉफिट, और बाकी कोई भी चीज़ें नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 3,000 देना है, तो भाई साहब 3,000 दे नहीं सकते ना प्रॉफिट में से, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, तो आपको सिर्फ 2,000 ही आप दे पाओगे, 1,000 नहीं दे पाओगे। तो उस केस में रेशो कैपिटल रेशो नहीं होता है, बल्कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सारे एप्रोप्रिएशन के बाद जो रेशो बच जाता है उसी रेशो में देना पड़ता है। तो इसके भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक में, तो वो भी आप करके जाना अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो फर्स्टली उसे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट। देखो जी, ये है आपका एग्जाम्पल जिसके अंदर वो कह रहा है क्या, एक्स एंड वाई की कैपिटल है 20,000, 10,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है, इसकी रेशियो 2:1, प्रॉफिट हुआ है 1,500। तो आपको एक बार तो एग्रीमेंट नहीं है तो एज अ एप्रोप्रिएशन मानना है, और आपका एक बार एग्रीमेंट है जिसके अंदर बोला हुआ है एज अ चार्ज। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपके बुक का इलिस्ट्रेशन है, वहाँ से आप करना, ये मैंने आपको क्लास में कराया हुआ। नेक्स्ट है क्या आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नेक्स्ट नहीं है, इसी के अंदर है। अब देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऊपर से हमने कंसेप्ट पढ़ा, अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। यहाँ पे मंथ भी होता है, बट आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलेगा, तो ओपनिंग पे निकलेगा तो मंथ क्या होगा 12/12। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, ये जितनी भी टाइप के इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला क्या होता है, जो भी अमाउंट होएगा इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 ही होता है। मंथ है तो मंथ अपॉन 12, वीक है तो वीक अपॉन 52 होता है, क्योंकि टोटल एक साल में 52 वीक्स होते हैं, और अगर डेज में लिखा हो तो डेज अपॉन 365 डेज होता है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो वीक वाइज, मंथ वाइज या फिर डेज वाइज भी आप निकाल सकते हो, बट आपके एग्जाम में डेज वाइज तो होगा नहीं, वीक वाइज भी नहीं है, मेनली आपको मंथ वाइज पढ़ना है क्लास 12 में। जब हायर लेवल में जाओगे ग्रेजुएशन में तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउ होता है यूज़ करने का, तो वहाँ पे आता है डेज वाइज। नाउ कम टू द पॉइंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, तो ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। और अगर मैं बात करूँ कि ओपनिंग कैपिटल दिया हो
साथ में कई बार वो बीचों बीच में कई बार वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और कई बार कैपिटल विथड्रॉ कर लेता है। तो उस केस में आपने ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 और जो भी एडिशन करा है तो उतने दिनों का उस पर और इंटरेस्ट लगाना है, तो मंथ बाय 12। और अगर आपने ड्राइंग करा है तो रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ये प्लस नहीं है, ये इंटू है, ये जो है आपका ये इंटू मल्टीप्लाई है, तो इंटू मंथ बाय 12। तो एडिशन विथड्रॉ करेगा तो उस केस में आपको वो प्लस माइनस करना है, उतने मंथ का उतने दिनों का इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट रेट ऑफ 100 रेट अपॉन 100 और साथ में मंथ हो तो 12, वीक है तो 52 और डेज है तो 365। और यदि आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उसे आप ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से और बाकी इन्फॉर्मेशन से, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाओगे। तो इसके लिए दो मेथड है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड आसान होता है, फ्लक्चुएटिंग टफ होता है, और इसका जो है 2020 के सैम्पल पेपर में आपको मिलेगा, बट इससे क्वेश्चंस वैसे आया नहीं है, मेनली फिक्स कैपिटल से आ रखा है क्वेश्चंस कई सारे। तो ये दोनों करके जाना आपने। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, फिर इसमें ऐड करना है ड्राइंग्स विच इज़ बेसिकली अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, क्योंकि दो टाइप के ड्राइंग्स होता है, एक होता है अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाले ड्राइंग्स ऐड करना है और एडिशनल कैपिटल जो आपने किया है उसे भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट वाला करो, अगेंस्ट कैपिटल वाला यहाँ पे ड्राइंग्स ऐड करो और जो एडिशनल कैपिटल है उसे माइनस करो, तो आपका ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो क्लोजिंग कैपिटल होता है उसमें ड्राइंग जो है अगेंस्ट कैपिटल वो ऐड करो, साथ में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसे भी आपने ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है उसे भी ऐड कर दो, जो लॉस है उसे आपने उसे भी ऐड कर दो, प्रॉफिट को माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें माइनस करोगे तब जाके ओपनिंग कैपिटल आता है, और फिर आप इंटरेस्ट निकाल देना कैलकुलेट करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इसको मैंने आसान तरीके से 4 कैटेगरी में आपके लिए बांट दिया है। तो 4 टाइप्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 1 देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में दिया रहता है। केस 1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका परसेंटेज में होएगा। केस 2 में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है परसेंटेज में पर एनम दिया रहेगा। यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे पर एनम है, इन सभी में पर एनम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर एनम नहीं है, सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज भी है, पर एनम भी है। थर्ड केस होता है व्हेन ड्राइंग्स आर विथड्रॉन एट डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्राइंग्स ऑफ अमाउंट जो होता है ना, डिफरेंट अमाउंट, मान लो 2000, 4000, 5000 पूरे साल में निकाला और अलग अलग टाइम पे निकाला, तो उस केस में बेसिकली क्या करना है, उस केस में एक सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट बेटर इज प्रोडक्ट मेथड। और लास्ट जो केस होता है व्हेन इक्वल अमाउंट विथड्रॉन एट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो रेगुलरली यानी जैसे मंथली उसने 200 रुपये निकाला, या मिडल ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ, या एंड ऑफ द मंथ, या फिर मिडल ऑफ द क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट नंबर 4 हो गया, यानी कि 4 टाइप्स। एक में ये वाला आता नहीं वैसे तो, जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा लेकिन पर एनम पर मंथ कुछ नहीं बताएगा, तो उस केस में सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। जब आपका रेट भी दिया है और पर एनम भी दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एनुअल जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 करना है। मंथ अपॉन 12 अगर वो मंथ बता रखा है तो, और अगर मंथ नहीं बता रखा है तो ऑलवेज वी अज्यूम 6 मंथ। तो यहाँ पे व्हेन डेट ऑफ विथड्रॉल इज नॉट गिवन देन वी अज्यूम 6 मंथ। डेट गिवन नहीं है भाई, पर एनम तो है और रेट भी गिवन है, लेकिन डेट नहीं बताएगा कि ड्राइंग्स कब कर रहे हैं, तो उस केस में 6 मंथ्स हमें अज्यूम कर लेना है। तो ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 6/12 कर देना है आपने। ये सबका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इसके थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट इज, जब अमाउंट जो विथड्रॉ कर रहे हो डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसमें आप या तो इंडिविजुअली सिंपल मेथड से सारे अलग अलग निकालो फिर जोड़ दो, या फिर प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या है, ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करके 1/12 मंथ ले लेते हैं और उन सबका प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर उसको हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और लास्ट है क्या, अगर आपको रेगुलर अमाउंट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बिगिनिंग एंड मंथ, तो उसके लिए टेबल हम रेफर करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 4 इसका जो हम लोग रेफर करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है, तो यहाँ पे आओ, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ऊपर में भी था ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त भी। तो क्या होता है, इसे भी आप लोग पढ़ लो ध्यान से। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो ड्राइंग्स जिसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट में। और जो कैपिटल वाली ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, मतलब कैपिटल से पैसे विथड्रॉ करा। और एक ड्राइंग्स होती है एक्सपेंसेस के लिए नॉर्मली, जो प्रॉफिट से पार्टनर विथड्रॉ कर लेता है। सेकेंड है क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट
और जो कैपिटल वाली ड्राइंग्स होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा इफेक्ट क्या होता है, इससे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से कैपिटल रिड्यूस नहीं होता, लेकिन कैपिटल से ही ड्राइंग्स कर लिया तो उससे कैपिटल रिड्यूस होएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला जो होता है वो जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त उसको हम इग्नोर करते हैं, कंसीडर नहीं करते, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाले को हम लोग कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, क्योंकि भाई कैपिटल में से ड्राइंग्स करोगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो कंसीडर करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते वक्त कंसीडर मत करो। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भाई प्रॉफिट से ड्राइंग्स क्या हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तो निकलेगा, कंसीडर करेंगे, लेकिन कैपिटल का इंटरेस्ट निकालोगे तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपका क्या है, राम मोहन ड्यू 1,20,000 and 80,000 फॉर पर्सनल यूज़ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है 6%। क्या यहाँ पे पर एनम है लिखा हुआ? आंसर इज नो, पर एनम नहीं है। तो पर एनम जब नहीं होगा तो मंथ अपॉन 12 हमें करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। फर्स्ट केस था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1,20,000 इंटू 6/100, 6% रेट दिया हुआ है तो 7,200, फिर 80,000 इंटू 6/100 तो 4,800। तो ये आपका केस नंबर 1 जब सिर्फ और सिर्फ रेट दिया होगा, पर एनम नहीं दिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जब आपका पर एनम दिया होता है। तो इस एग्जांपल नंबर 2 में राम ड्यू 1,20,000, मोहन ड्यू 80,000 ऑन 1 जुलाई। देखो जो फर्स्ट राम है, राम के आगे यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, राम के आगे डेट नहीं दिया कि इसने ड्राइंग्स कब करा, लेकिन मोहन में डेट दे दिया है 1 जुलाई 2022 को इसने ड्राइंग्स करा है, और सोहन ड्यू करा है 40,000 ऑन 31 जुलाई, तो इसमें भी डेट दे दिया। और तीनों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है क्या है, 6% है, और साथ में यहाँ पे पर एनम भी दिया हुआ है। ऊपर वाले में पर एनम नहीं था, यहाँ पे पर एनम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पर एनम है। तो पर एनम है तो मंथ को भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो राम वाला है इसमें सर मंथ तो दिया नहीं कि किस डेट को ड्राइंग करा है, तो जब पर एनम दिया है तो मंथ तो कंसिडर करना है, लेकिन डेट नहीं है तो खुद से भी एज्यूम 6 मंथ्स, खुद से भी एज्यूम 6 मंथ। तो एक एक करके निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग्स का अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12। तो राम का ड्राइंग्स निकालेंगे 1,20,000 इंटू 6/100 क्योंकि 6% का रेट है, और मंथ दिया नहीं है तो डेट इज नॉट गिवन, सो वी विल टेक 6 मंथ्स। तो 6/12 हमने खुद करा और 3,600 आ गया। मोहन का क्या है 80,000 इंटू रेट है 6%, तो 6/100 हुआ, और 9/12 9 मंथ्स कहाँ से, 1 जुलाई से 31 मार्च। देखो ये ईयर कब एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे अगर आपने मंथ निकालना है, यहाँ पे अगर आप मंथ निकालोगे तो ये है अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई। तो 1 जुलाई से जब आप कंसिडर करते हो तो 31 मार्च 2023, ये है 1 अप्रैल 2022। तो ये अप्रैल में जून, अप्रैल में जून, ये 3 महीने हुए, और 1 जुलाई से कंसिडर करोगे तो ये 9 मंथ्स आएगा। तो इसलिए 9/12, इसलिए 9/12। और अगर मैं 1 जुलाई से है और फिर उसके बाद 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई यहाँ पे आएगा, तो 31 जुलाई से करोगे तो 8 मंथ्स आता है। तो इसलिए 9 मंथ्स तो आ गया मोहन का, क्योंकि इसने ड्राइंग्स करा है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2023, 9 मंथ्स, तो 9/12। और जब मैं बात करूँ सोहन का तो 31 जुलाई, तो 31 जुलाई का मतलब जुलाई हटा दो, अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ का आएगा, तो इसलिए 8/12। तो इसका आएगा 1600, 3600। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल 3 पे आओ। एग्जाम्पल 3 में प्रोडक्ट और सिंपल मेथड, जब डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे विथड्रॉ करेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3 में, सीता एंड गीता वर पार्टनर्स फॉर 1:1 रेशो। गीता विथड्रू और यू कैन से ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज 31 मार्च को 12,000, 1 जून को 18,000, 1 अक्टूबर को 10,000 और 31 दिसंबर 2022 को 16,000 रुपीज़। सीता ड्रू 96,000 ऑन 1 जुलाई। सीता ने एक ही ड्राइंग्स करा है और वो करा है कब, 1 जुलाई 2022 को। और नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम है और ईयर एंडेड है 31 मार्च 2023। तो यानी कि ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का हो गया। तो अब इसके अंदर सबसे पहले सिंपल मेथड करते हैं। तो सिंपल मेथड सीता ने एक ही बार किया है तो इसमें वी कैन यूज सिंपल मेथड, वी कैन यूज सिंपल मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग्स का अमाउंट
इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12, तो 96,000 इंटू 10/100, 10% का रेट है, और 9 मंथ्स 1 जुलाई से 31 मार्च आप निकालोगे तो 9 मंथ्स आता है, तो 9/12, तो इसका 7200 आ गया। और गीता की बात करें तो गीता का भी देखो सिंपल मेथड से कैसे निकालेंगे। तो गीता ने क्या किया है, 12,000, 18,000, 10,000 और 16,000, तो 12, 18, 10,000 और 16,000 आ गया। 10/100, 10/100, 10/100, तो 10% के हिसाब से 10/100 लगा दिया। अब 4 बार इसने ड्राइंग्स करा है अलग अलग डेट पे, तो चारों के लिए अलग अलग मंथ काउंट करेंगे। कैसे मंथ काउंट करेंगे, तो देखो यहाँ से अगर आप ये ईयर बनाओगे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, और इसने अगर 31 मई को, तो अप्रैल और मई छोड़ दो 2 महीने, तो 31 मई से करोगे तो ये आएगा 10 मंथ्स। फिर आप 1 जून से करोगे तो जून से आप निकालोगे तो ये आएगा कितना आपका, ये आएगा 10 मंथ्स ही आएगा। 31 मई से करो या 1 जून से 10 मंथ्स ही आएगा। इसके अलावा अगर आप 1 अक्टूबर से करोगे तो 6 मंथ्स आता है, और 31 दिसंबर से करोगे तो 3 मंथ्स आएगा। तो 10 मंथ्स, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट आ गया, और टोटल जोड़ दो तो ये आ गया गीता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये था सिंपल मेथड। अब सीता ने तो एक ही बार निकाला है, तो इसका सिंपल मेथड से ही निकाल सकते हैं, लेकिन गीता ने अलग अलग अमाउंट अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे निकाला है, तो इसको सिंपल मेथड्स भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड्स भी। सिंपल मेथड्स करोगे तो बार बार अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना होगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए प्रोडक्ट मेथड आया। इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में पहले लिख लो जी डेट, जिस डेट पे आपने विथड्रॉ कराया 12, 18, 10,000, 16,000। अमाउंट यहाँ पे, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया ना, ये आप ठीक कर लो। इधर पे आ जाएगा अमाउंट और इधर पे आ जाएगा मंथ, तो ये जो है ये मंथ आपको लिखना था इधर पे, ये अमाउंट लिखना था इधर पे, और ये जो मंथ है यहाँ पे। तो जब हम लोग 31 मई से बात करेंगे तो 10 महीना होता है 31 मार्च तक का। 1 जून से 31 मार्च 2023 तक का होता है आपका कितना, 10 मंथ। 1 अक्टूबर से 6 महीना 31, जो ऊपर में अभी निकाला इंडिविजुअली गीता का वही है, और अमाउंट ये। अब इसको प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आप लिख लो, ये है नंबर 1 डेट, नंबर 2 मंथ, नंबर 3 अमाउंट, और नंबर 4 इक्वल्स टू नंबर 3 इंटू नंबर 2 इंटू नंबर 3, नंबर 2 इंटू नंबर 3। तो जब आपने सेकेंड और थर्ड को इंटू कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ वाला प्रोडक्ट। तो 10 इंटू 12,000 120, 10 इंटू 18,000 1,80,000, 6 इंटू 10 60,000, 3 इंटू 16 48,000। इनका टोटल कर लो तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग 1 मंथ एवरेज करके करते हैं। तो प्रोडक्ट आ गया 4,80,000, 4,08,000, रेट दिया हुआ 10%, तो 10/100, और 1 मंथ का एवरेज करके 1/12 कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट कितना, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 3,400। ये आपका 34 कैसे, ये 12 से काट दिया तो यार 34,000 इंटू 10/100, तो 3,400 इंटरेस्ट ऑन। और ये जो है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ क्या है, ये रहा, क्योंकि ये दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, ये आएगा 3,400। तो जब आप चाहे प्रोडक्ट मेथड से करो चाहे आप सिंपल मेथड से करो, गीता का हम लोग, क्योंकि सीता का तो सिर्फ एक ही है तो सिंपल मेथड से ही होगा। जब अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पीरियड पे आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें क्या होगा, चाहो आप सिंपल मेथड से कर लो या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मेथड करने से दोनों से इंटरेस्ट का अमाउंट सेम आता है। तो प्रोडक्ट मेथड से क्या होता है, टाइम सेव होता है और आपका एक तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट मेथड लाया गया। तो आप जिस मर्जी से वैसे कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन आएगा अलग से, उसमें लिखा रहता है कि प्रोडक्ट मेथड से करना है, सिंपल से करना है या किससे भी करना है। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोलेगा किस मेथड, तो उसमें प्रोडक्ट मेथड लगा लेना, अलग अलग अमाउंट अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम होगा तो। लेकिन क्वेश्चन में बोल दे कि सिंपल मेथड से निकालो या प्रोडक्ट मेथड से, तो उसी से आपको करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाओ भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 में टेबल वाला है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, एवरेज पीरियड वी हैव टू अज्यूम, या यू कैन से एवरेज पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट, नॉट अज्यूम, कैलकुलेट। तो इस केस में आपको क्वेश्चंस क्या देगा, पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, देखो जी, क्वेश्चंस आपके बुक में इस टाइप से रहेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धार्थ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच केसेस। पहला केस क्या है, इफ ही विथड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओ, बिगिनिंग और ईच क्वार्टर है। फिर कह रहा है 60,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर और 90,000 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टरली बोल सकता है या मंथली बोल सकता है या हाफ ईयरली, जैसा मर्जी वो सब वो बोल सकता है।
तो उस केस में क्या करना होता है, आपको एवरेज मंथ कैलकुलेट करना होता है। एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, तो उससे एवरेज आता है। तो ये टेबल मैंने एवरेज मंथ का कैलकुलेट करके दे दिया आपको ऑलरेडी बना के, इसको अच्छे से याद कर लोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज को कैलकुलेट कैसे करना है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एवरेज मंथ जो आया है ना वो कैसे आता है ये आपको बता देते हैं। तो इसके लिए एक न्यू शीट यहाँ पे इंसर्ट कर लो। देखो अगर मान लो मंथली मैं बता रहा हूँ, क्वार्टरली भी बता दूंगा, एक क्वार्टरली बता रहा हूँ। अगर मान लो आपसे बोलता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलता है, तो 4 क्वार्टर होते हैं। सर 4 क्वार्टर कौन कौन होते हैं, 4 ही तो क्वार्टर होते हैं। कौन कौन से सर ये भी लिख दो, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। क्योंकि सर हम अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स के अंदर आपका क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मतलब अकाउंटिंग ईयर वी विल फॉलो, ठीक है। तो ये 12 महीने हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये जो अप्रैल का महीना है, अगर आपसे बोलता है अप्रैल के बिगिनिंग में आपने क्या किया है, अप्रैल के बिगिनिंग करो, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टरली भी बताएंगे और आपको मंथली भी बताएंगे, डोंट वरी। तो दोस्त सुनो ज़रा ध्यान से, क्वार्टरली भी मैं बताने वाला हूँ और मंथली भी बताऊँगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो ये पहले मैं क्वार्टरली बता दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मंथली भी बता दूँगा, फिर यहाँ पे मंथली बता दूँगा, सेकेंड वाला। तो ये है क्वार्टरली, क्वार्टरली, और ये आपका मंथली हो जाएगा। ये हम लोग कर क्या रहे हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज पीरियड जो ऊपर में टेबल बना हुआ है, और ये भी एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो मंथली है ये कौन सा, बिगिनिंग वाला कर देता हूँ, ये आपको बिगिनिंग वाला बता दे रहा हूँ, ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो जाएगा। इसका आपको मैं मिडल वाला कर देता हूँ, और बाकी का मैंने ऑलरेडी वहाँ पे टेबल में दे दिया है, तो आप वैसी बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ मिडल कह रहा हूँ, सॉरी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर हैं। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वार्टर को एक बार आप विथड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे विथड्रॉ करोगे सेकंड, ये फर्स्ट, फिर आप थर्ड यहाँ पे करोगे और फोर्थ यहाँ पे करोगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो फार्मूला है आपका, वैसे कई सारे फार्मूले, 2 फार्मूले होते हैं, तो जो आपको बुक में लिखा हो उसी से पहले बता रहा हूँ, फिर आपको बाद में बता दूंगा। देखो आप क्या करो, जो फर्स्ट वाला जो आपने विथड्रॉ करा है, क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो फर्स्ट जो आपने फर्स्ट ड्राइंग करा 1 अप्रैल को, तो इसके बाद के कितने मंथ बचे हुए हैं 31 मार्च तक के, 12 महीने पूरा का पूरा। और बीच वाला छोड़ दो, जो लास्ट जो आपने ड्राइंग करा है उसके बाद के कितने महीने बचे हुए हैं, 3 महीने। तो यहाँ पे 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 15/2, तो 15/2 इक्वल्स टू 7.5 मंथ। तो इस टाइप से ये एवरेज मंथ आया। सेम एज इट इज अगर मैं बोलूँ मिडिल, ध्यान से दो, तो मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है, तो पहला क्या हो जाएगा, मिडिल 15 तारीख को फर्स्ट, फिर मार्च में भी होएगा वैसे ही सेकेंड, फिर मई में भी होएगा, अप्रैल के मिडल में, मई के मिडल में, जून के मिडल में, वैसे ही करते करते 12 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर ये मिडल में है, मिडल का मतलब है ये है 15 अप्रैल को, और यहाँ पे क्या आएगा 15 दिसंबर को। तो मिडल से जब आप यहाँ पे करोगे ना, तो कितने महीने होंगे, 12 थोड़े ना होंगे, यहाँ पे होगा 11 महीने, 11.5। और जब दिसंबर से यहाँ करोगे आप, यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मंथ्स, 0.5। तो जब आप एवरेज पीरियड निकालना चाहते हो, एवरेज पीरियड अगर आप निकालोगे तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा, 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स, तो 12 डिवाइडेड बाय तो 6 मंथ्स।
तो ये मिडल वाला है, तो इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स टू एंड, समझ रहे हो, लास्ट तक का, 31 मार्च तक का। हमेशा पहला ड्राइंग करो, वहाँ से लास्ट यानी 31 मार्च तक का निकालो कितने महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग जो है चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली, वहाँ से 31 मार्च तक का निकालो, दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज मंथ आ जाएगा। तो यही एवरेज मंथ मैंने ऑलरेडी निकाल के टेबल वाइज बना दिया। देखो अगर मंथली बोलता है, मंथली मतलब 12 महीने तक हर मंथ, मिडल में बोलेगा तो 6 महीने अभी निकाला, क्वार्टर में अगर बोलेगा बिगनिंग तो 7.5 महीने निकाला। तो वैसे ही अगर मंथली बोले बिगनिंग है 6.5 महीने, मिडल 6 महीने, एंड बोलेगा तो 5.5 महीने आता है एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड। क्वार्टरली होता है तो 7.5, 6 और 5.5, 4.5 महीने आता है। अगर मंथली ड्राइंग से ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे एक लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स है, ध्यान देना। जब 6 मंथ्स तक है, लास्ट का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उस केस में 3.5, 3 महीने और 2.5 महीने, 3.5, 3 और 2.5। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो पहले 6 महीने तक करेगा, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहले 6 महीने तक विथड्रॉ करेगा मंथली, बिगिनिंग, मिडल, एंड, तो 9.5, 9 और 8.5 आएगा। और अगर हाफ ईयरली करे, हाफ ईयरली बिगिनिंग, मिडल और एंड, तो 9 मंथ्स, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स आता है। तो ये अच्छे से टेबल याद कर लो, और बाकी अगर आप खुद भी कैलकुलेट करना चाहो तो आसानी से इस टाइप से एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, इसका भी सॉल्यूशन करा देता हूँ। इसमें जो है तीनों केसेस क्वार्टरली वाला मैंने लिया है, बुक के अंदर मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और मंथली फॉर 6 मंथ्स भी हो सकता है, फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ। तो इसमें ध्यान से दो, देखो आप बिगिनिंग बोला हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे, वही इंटरेस्ट का ड्राइंग्स का अमाउंट रेट अपॉन 100 और मंथ। तो बिगिनिंग के अंदर कितने मंथ्स आए हैं सर बिगिनिंग वाले में, क्वार्टरली वाले में 7.5 मंथ्स है, तो आपने क्या करना है 7.5 डिवाइड बाय 12। सर मिडल में 6 मंथ्स है, तो यहाँ पे ये है मिडल वाला 6/12, और एंड वाला है तो 4.5 मंथ्स है इसमें, क्योंकि एंड पहले दिया हुआ है, मिडल बाद में दिया हुआ है। तो 60,000 10% 7.5 से आया 15,000, फिर 60,000 एंड वाला है तो 4.5 दिया हुआ, और 90,000 मिडल वाला है तो मिडल में 6/12, और ये 90,000 तो 18,000 आएगा। ये सेम एग्जाम्पल आपके बुक का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एकदम आसान और सही तरीके से बता दिया। दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूँ, ये एग्जाम्पल था, कंसेप्ट दोबारा से करा देता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के मेनली जो है आप कैटेगराइज कर लो, 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 बेकार से है, वो आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दे देगा, तो आपको क्या करना है ड्राइंग्स का अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 कर दो। दूसरे में क्या देता है परसेंटेज साथ में पर एनम, परसेंटेज साथ में पर एनम, तो उस केस में आपको क्या करना है, पर एनम देगा तो जितने महीने बोलेगा उतने महीने निकाल दो, और अगर मंथ ना बताए, डेट बताएगा ही नहीं, तो खुद से 6 महीने लेने हैं, खुद से 6 महीने ले लेना है। उसके अलावा अगर बहुत सारे ड्राइंग्स कर रहा है एक ही पार्टनर, अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे, तो या तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड बेटर रहता है। और अगर वो सेम इक्वल अमाउंट होना चाहिए और साथ में क्या है इक्वल पीरियड टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा गलती हो गया, इसको भी सुधार लो भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक सेकेंड, ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 60,000 ईच, यहाँ पे ना 60 ईच है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही विथड्रू 60,000 ईच, यहाँ पे लिख लो, अगर ईच लिखा हो 60,000 ईच, 90,000 ईच, मतलब कि 4 क्वार्टर होते हैं तो 60,000 60,000 60,000 60,000 4 बार निकाल रहा है वो। तो जब 4 बार निकालेगा ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो उस केस में आपका अमाउंट जो है वो अलग अलग आ जाएगा, उस केस में आपका अमाउंट जो है अलग अलग आ जाएगा। 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो उस केस में ये तो आ जाएगा 60,000 आएगा, और ये आएगा 9 4 जा 36,000, और ये जो आएगा 72,000, ये लो। तो अगर वो बोले 60,000 ईच जो है हर क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर 60 कर रहा है, तो 4 बार मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। अब बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और ये जो नेक्स्ट 3 जो है ना, 3 नहीं 4, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है एक, फिर है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर,
रेंट टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन, ये चारों के चारों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो चार्ज का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी कि इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे पार्टनर्स का रेंट, मैनेजर की कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। तो ये आपने सीधा सीधा यहाँ पे माइनस कर लेना। तो ये वही वाला चार्ज वाला है। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके भी क्वेश्चंस रहते हैं छोटे मोटे 2-4, ये आसान है, उतना मुश्किल वाला नहीं है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे इंटरेस्ट है तो लोन का जो भी अमाउंट होगा रेट होगा और इंटू मंथ अपॉन 12 कर देना है। इसके अगर जेनेटिव पूछेगा तो जेनेटिव होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। जेनेटिव वैसे पूछता नहीं बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर। बाय फॉर्म टू पार्टनर कैसे, ABC पार्टनर्स है एग्जाम्पल के तौर पर, 3 पार्टनर है, 1:2:3 का रेशो दिया हुआ है। बी हैड गिवन लोन बाय फॉर्म ऑन 1 अक्टूबर 2012। तो 1 अक्टूबर 2012 से 31 मार्च 2023 तक का 6 महीने होता है। 60,000 का लोन दिया हुआ है, 10% का रेट है, तो 60,000 पे। और इसमें बोला हुआ है, एक लाइन भी बोला हुआ है कि इंटरेस्ट जो है ना लास्ट मंथ का जो है येट टू बी पेड है, मतलब अभी तक पे नहीं किया है। तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट पे कितने के हो गए हैं, 11 महीने पे हो गए, 1 महीना आउटस्टैंडिंग है। तो 60,000 पे 10% निकालोगे 11 महीने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 25,000। और जब आप इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आएगा। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना कि एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर है, फॉर्म ने पार्टनर को दिया है तो फॉर्म के लिए इनकम होता है, तो इसीलिए फॉर्म को इनकम मिला है। हम लोग फॉर्म के अकाउंटेंट है, फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो गया, और ये आउटस्टैंडिंग है, अभी मिला नहीं तो हमारे लिए इनकम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद बात करते हैं रेंट टू पार्टनर, सेम ये भी चार्ज है। अब ए भी पार्टनर है, ए हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू फॉर्म, फॉर्म को ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो बदले में फॉर्म जो है उसको रेंट देगा। तो रेंट टू पार्टनर जो है एक्सपेंस होता है और ये भी चार्ज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी बोला हुआ है 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के हिसाब से एंट्री करेंगे। तो इस बार एक्सपेंस है तो फॉर्म क्या करेगा, पैसे पे करेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11 महीने का 5,000 के हिसाब से, रेंट टू रेंट पेबल अकाउंट 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग, और PNL एप्रोप्रिएशन PNL अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर करा, ना कि एप्रोप्रिएशन में। तो पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर पूरा होता है, आउटस्टैंडिंग हो चाहे एक्चुअली पे किया हो या ना किया हो, अक्रूवल बेसिस पे, तो पूरा हमें पे करना होता है, ये ध्यान रखना। फिर मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन को सीधा कैलकुलेट करके और माइनस कर देना, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, इसकी एंट्री वैसे पूछता नहीं। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि रेंट टू पार्टनर्स, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकेंड वाला, नेक्स्ट जो टॉपिक है 7th नंबर, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बेहद ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होएगा तो 2 अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। फिक्स कैपिटल मेथड का ही मतलब होता है क्या, कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कराया ना वो फिक्स रहेगा, बाकी जो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सारे करेंट अकाउंट के थ्रू फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है तो उसमें यदि एडिशन करेगा कैपिटल या कैपिटल में से कोई विथड्रॉ करेगा तो ही चेंज होगा, अदरवाइज कैपिटल फिक्स रहता है। तो इसीलिए 2 अकाउंट बनता है फिक्स कैपिटल मेथड में, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सारे एक ही अकाउंट के थ्रू होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट ये रहा, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले BD लिख दो जी। फिर उसके बाद जो है आपका जो भी एडिशन होगा वो बाय बैंक अकाउंट के थ्रू होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स के पास पैसे आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए बाय बैंक। और कोई विथड्रॉ करा है कैपिटल से तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जनरली बैंक अकाउंट ही होता है। और लास्ट में बैलेंस CD हो जाएगा। इसके बाद करेंट अकाउंट में क्या कहेगा, तो करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया रह सकता है। करेंट अकाउंट का कई बार बैलेंस BD भी होता है, कई बार CD भी होता है। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड लिखते हैं।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस वाला है तो इधर पे लॉस वाला भी आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और साथ में ड्राइंग्स जो अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, यहाँ पे ध्यान देना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला यहाँ आता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला करेंट अकाउंट में आता है। और लास्ट में बैलेंस सीडी बच जाएगा, या तो क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, और उसको हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो उसके अंदर वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जब सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करेंगे तो हमें एक ही अकाउंट बनाना है। एक ही अकाउंट मतलब इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दो। तो इन दोनों अकाउंट को जब आप कंबाइन कर दोगे तो एक ही में सारे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो सबसे पहले बैलेंस BD लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट है तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया है यहाँ पे लिख लेना, ये प्रॉफिट है। लॉस होगा तो डेबिट साइड में होता है, ये जो है ये प्रॉफिट्स है, ऊपर वाले में भी लिख लो। लॉस होएगा तो डेबिट साइड में होता है, ये जो है आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। लॉस होएगा तो डेबिट साइड में होता है, सिंपल सी बात। उसके अलावा कोई एडिशन करा है तो वो भी बाय कैश करके आ जाएगा। फिर ड्राइंग्स करा है तो डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करा है तो उसे भी डेबिट साइड में, और कैश और बैंक अगर आपने विथड्रॉ करा है अगेंस्ट कैपिटल तो उसे भी डेबिट साइड में। और लास्ट में बैलेंस शीट या तो डेबिट होएगा या बैलेंस शीट या तो क्रेडिट होएगा, और फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें याद ये भी रख लेना है, पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट है कैन भी डेबिट और कैन भी क्रेडिट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ आ जाती है ना, करंट वाली सारी चीज़ आती है, तो वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंसेस। तो फ्लक्चुएटिंग में वी हैव टू ओनली प्रिपेयर वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन, तो फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएट, नाम ही है फ्लक्चुएट, तो बैलेंस चेंज होएगा। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और इसमें क्या है, कैपिटल का फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, सिर्फ एडिशन और विथड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल होगा तो ही होएगा, और करेंट अकाउंट चेंज होता है। और लास्ट में क्या है, कैपिटल अकाउंट में हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, लेकिन इसमें क्रेडिट बैलेंस, फिक्स कैपिटल में कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, करेंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों का। लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, एक और भी है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजेक्शन्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल में सारे ट्रांजेक्शन जो है करंट में जाएगा, कैपिटल में सिर्फ 2 ही जाएगा, एक तो कैपिटल का विथड्रॉ और कैपिटल में जो एडिशन करा है वो, बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन वो सारे करंट में जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इट इज़ मेंटेन इन ऑल केसेस वेदर फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग। लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड होएगा तभी हम लोग मेंटेन करेंगे, फिक्स कैपिटल होगा तभी मेंटेन करेंगे, ये ऑल केसेस में। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्या होएगा आपका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन इसमें में डेबिट और में क्रेडिट। करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट रहता है। बाकी करेंट फ्लक्चुएटिंग में कई बार हो जाता है डेबिट क्रेडिट। कैपिटल रिकॉर्ड्स ऑल अकाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन अ फर्म, और इसके अंदर करेंट अकाउंट्स क्या करता है, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, तो कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन हम क्या कर देते हैं रिकॉर्ड। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिक्स है तो अपने आप करेंट बनेगा, तो करंट में सारे चले जाएंगे। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 8, सेकंड लास्ट है 8, फिर उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो 8th वाला जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें देखो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, कोई भी जो गलतियाँ हो जाती है ना, एरर हो गया या कोई ओमिशन हो गया, जो पार्टनर्स में प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। सर कौन कौन से अकाउंट होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 तरीके का होता है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 1 होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड नंबर 3 होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नंबर 3 होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इससे क्या निकलता है, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, इसीलिए बनाया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किस लिए, अगर कोई एरर हो गया है, एरर और ओमिशन, ठीक है जी, तो इसको रेक्टिफाई के लिए बनाया जाता है।
इसको रेक्टिफाई के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11th में जो सीखा था ना, तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें होता यूँ है कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो बहुत सारी जो गलतियाँ होती हैं ना, तो उन सभी गलतियों का नेट इफेक्ट करके एक ही जर्नल एंट्री के थ्रू जो है इसको क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दोनों आपके लिए वैलिड हैं, दोनों बुक में गिवन है। एक शॉर्टकट मेथड है, एक लॉन्ग कट मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले समझो 5 एडजस्टमेंट के अंदर जो आप रेक्टिफाई करोगे जितनी भी एरर्स या ओमिशन, तो उसको एक एंट्री के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर को गेन होगा या जिसको पैसे मिलने हैं तो उसे आप डेबिट करोगे। यहाँ पे गेन और ये हटा दो, सेक्रीफाइस और गेन। मेनली जिसको पैसे लेने हैं उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, और जिसको पैसे देने हैं, जिसको ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो अपने आप वो डिफरेंस से यहाँ पे अमाउंट नेट इफेक्ट में आता है। तो डेबिट और क्रेडिट, कोई एक पार्टनर डेबिट होगा, कोई दूसरा क्रेडिट होगा। कई बार एक से ज़्यादा पार्टनर भी डेबिट हो जाते हैं और एक से ज़्यादा पार्टनर भी क्रेडिट हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल क्या है, शॉर्टकट वाले में देखो, ये 3 जो पार्टनर है ABC, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो सारे पार्टनर और साथ में टोटल। अब अगर कोई रॉन्ग प्रॉफिट है तो इसे आप डेबिट करोगे यानी कि माइनस करोगे। रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करोगे या माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि आपने गलती से ऑलरेडी प्रॉफिट को बांट रखा है। अब ध्यान से देखना, जब प्रॉफिट को आपने ऑलरेडी बांट रखा है यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स के, तो उससे पहले वापस मंगाओ गलती वाले प्रॉफिट को। तो इसलिए हम लोग कैपिटल ऑफ पार्टनर जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को माइनस करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसमें रिवर्स कर देना है। रॉन्ग को रिवर्स 11th क्लास में सीखा था, राइट को राइट। तो अगर सैलरी टू पार्टनर्स गलती दे दिया है, ज़्यादा कम जो भी दे दिया गलती से दे दिया है, तो उसको माइनस कर दो पार्टनर्स में। कमीशन भी दे दिया है तो गलती से तो माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलती से दे दिया, उसे माइनस कर दो। लेकिन ड्राइंग्स जो है गलती से दे दिया तो उसे प्लस करो, क्योंकि ड्राइंग्स जब हम देते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर्स में डेबिट करते हैं, और गलती से ड्राइंग्स चार्ज कर लिया है तो उसको वापस प्लस कर दो। सही वाला, करेक्ट वाला चीज़ या ओमिशन वाला, तो करेक्ट वाली चीज़ सही सही, तो पार्टनर्स को सैलरी देना है प्लस कर लो, कमीशन देना है प्लस कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर लो, और ड्राइंग्स के केस में माइनस कर दो। और इन सब का जितना भी टोटल होएगा, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करो, जो भी डिफरेंट आ रहा होएगा, डिफरेंस डेफिशिएंसी अमाउंट, उसको यहाँ पे लिख देना है, तो टोटल तो नील हो जाएगा। और यदि डिफरेंट जो है डेफिशिएंसी डेबिट में आ रहा है तो इन सब में आप क्या कर दो, क्रेडिट, और डेफिशिएंसी अगर क्रेडिट में आ रहा है तो इन सब में डेबिट। यानी कि डेफिशिएंसी अगर प्लस में आ रहा है तो इन सब में माइनस करना, और डेफिशिएंसी अगर माइनस में आ रहा है तो इन सब में आपने डेफिशिएंसी अगर माइनस में है तो प्लस कर लो, और डेफिशिएंसी अगर यहाँ पे प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो इन सब में माइनस कर देना है। और जिसका जो आएगा प्लस वाला आएगा तो क्रेडिट कर दो, माइनस वाला आएगा तो डेबिट कर दो। ये शॉर्टकट तरीका है। लॉन्ग कट वाले में देखो, सभी पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाना है और इधर पे फॉर्म का बनाना है, डेबिट क्रेडिट। फॉर्म का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें भी सेम वही करते हैं। रॉन्ग वाले प्रॉफिट्स को रिवर्स कर दो, डेबिट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट कर दो पार्टनर्स में। रॉन्ग वाले डिस्ट्रीब्यूशन को सेम डेबिट 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 डेबिट, कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को उल्टा होता है, क्रेडिट होता है। और करेक्शन वाले को या ओमिशन वाले को ये आप सीधा सीधा करोगे, क्रेडिट क्रेडिट, और अगर ड्राइंग्स है तो आप इसको यहाँ पे पार्टनर्स में डेबिट और फॉर्म में जस्ट अपोजिट करना होता है। और जो भी डेफिशिएंसी आएगा उसको टोटल करके यहाँ पे इसके हिसाब से ये जनरलिटीज लिख लेते हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें आपने ये करना है, जिस पार्टनर का यहाँ पे एक्सेस अगर डेबिट में आएगा तो उसे आप डेबिट करोगे, और जिस पार्टनर का एक्सेस क्रेडिट में आएगा तो उसे आप क्रेडिट कर दोगे। करेक्ट। एक से ज़्यादा पार्टनर भी हो सकता है, यहाँ पे 2 ही है इसलिए एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। 2, 4, 5 पार्टनर होंगे तो 2, 4 डेबिट हो सकता है और 2, 4 क्रेडिट होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट जितना बैलेंस होगा उतना ही क्रेडिट होगा, ऑलवेज टोटल इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स का। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स में क्या होता है, 3 टाइप के गारंटी होते हैं। एक होता है क्या, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर एंड गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, इसको अर्निंग्स भी बोला जाता है कि पार्टनर ने मिनिमम अर्निंग्स की गारंटी दी है फर्म को, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और इसका एक इलिस्ट्रेशन है 2019 में CBSE बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चंस, वो इलिस्ट्रेशन नंबर 68 आपका दिया होगा बुक के अंदर, वो आप देख सकते हो। तो डेफिशिएंसी जो होएगा उसे पे करेंगे या तो डेफिशिएंसी रेशियो में, जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में, और अगर डेफिशिएंसी जो है पे करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कब, जब क्वेश्चन में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होगा। देखो जी, जो भी डेफिशिएंसी आएगा ना उसे आप क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
पे कर देते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि इसी पर्टिकुलर रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा रिमेनिंग पार्टनर, तो उसी डेफिशिएंसी रेशियो में क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, और जिसका मिनिमम गारंटी है उसे हम लोग उसके अंदर उतने अमाउंट प्लस कर देंगे। इस जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स है इसका एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन यहाँ से करके आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दिखा भी देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट्स वाला तो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये लो, सपोज यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये एडजस्टमेंट्स है गारंटी वाले, कहाँ हैं क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 88 पे आओ। देखो जी 88 पे यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है क्या, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फ्रॉम पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन 3:2:1। आई कह रहा है सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग, चिरंजीत शेयर्स प्रॉफिट गारंटेड नॉट टू बी लेस देन 15,000 पर एनम। मतलब चरणजीत को प्रॉफिट्स की गारंटी मिली है 15,000 पर एनम का। इसके अलावा बलजीत गिव्स अ गारंटी, बलजीत ने खुद गारंटी दिया, बलजीत गिव्स है लेकिन चरणजीत को मिला है, तो बलजीत गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी ऑन, ग्रॉस फी या अर्निंग्स या प्रॉफिट कुछ भी बोल सकता है, बाय हिम फॉर फॉर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रॉस फी ऑफ प्रीसीडिंग 5 years ही वॉज कैरिंग प्रोफेशनल अलोन विच एवरेज वर्क्स 25,000। तो ध्यान दो, बलजीत ने कहा है मैं खुद कमा के फॉर्म को क्या करूँगा, फॉर्म को दूंगा कितने रुपए, 25,000। चरणजीत को गारंटी मिला है कि इसको प्रॉफिट मिलेगा कितने रुपीज़, 15,000 पर एनम। और आगे कह रहा है क्या, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 75,000, ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत 16,000। तो बलजीत ने 16,000 का अर्न करा, ग्रॉस फी यानी इनकम अर्न करा या प्रॉफिट, तो बलजीत को पे करना था कितने रुपीज़, 25, और इसने अर्न करके दिया 16, तो डेफिशिएंसी कितनी है, 25 माइनस 16, 9,000 का। तो बी फॉर बलजीत, तो जितनी डेफिशिएंसी उसने नहीं लाया, जो पार्टनर खुद गारंटी फॉर्म को देता है, तो जैसे इसने कहा था 25,000 रुपये मैं कमा के फॉर्म को दूंगा, लेकिन ये सिर्फ 16,000 दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस अमाउंट है 9,000, ये बाय साइड में, बाय उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट में लिखना होता है। तो बाय 20 करेंट अकाउंट, बलजीत करेंट अकाउंट 9,000, प्रॉफिट आ रहा था 75, वो हमने लिख दिया। अब इस टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले तो बांटो 3:2:1, तो 41,400, 18,600 और 15,000। अब हम चेक करेंगे जो चरणजीत का प्रॉफिट है क्या 15 मिल रहा है। अच्छा, ये टोटल करके दे दिया, डेफिशिएंसी था। अब देखो इसको 84 को जब आप यहाँ पे देखना, 84 को 3:2:2 में बांटोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 42, 28 और 14, ये आएगा, इसका आया था 42, 28 और 14 आया था, तो इसे और 1,000 देना है। चरणजीत की गारंटी है 15,000 का, तो चरणजीत को और 1,000 मिलेगा। अब इस 1,000 रुपीज़ का गारंटी किसने दी, यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि किसने दिया। इसका मतलब ये जो कि फॉर्म ने इस पार्टनर को गारंटी दिया है, तो फॉर्म का मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो दोनों मिलके जो बचे हुए रेशो हैं उसमें क्या करेगा, 3:2 में इसको देना पड़ेगा 1,000 को। तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये जो 1,000 की डेफिशिएंसी है, तो 3:2 में 600 और 400 देना पड़ रहा है किसको, ये कौन देगा, अभिजीत देगा, और आपका जो है बलजीत देगा। तो इसलिए इन दोनों में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में -600 और इसमें 400 माइनस किया हुआ है, और ये साथ में ये जो 9,000 है ना, तो वो भी यहाँ पे ये माइनस होके फिर ये 18,600 आया हुआ है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। इसमें मैंने गारंटी जो पार्टनर ने फॉर्म को दिया है वो भी इसके अंदर इस क्वेश्चन में कवर करा दिया मैंने, और जो फॉर्म ने गारंटी दिया है पार्टनर्स को वो भी करा दिया। और जब कोई इंडिविजुअल पार्टनर किसी इंडिविजुअल पार्टनर्स को या कोई सेपरेट पार्टनर किसी सेपरेट पार्टनर्स को गारंटी देता है, तो उतने का डेफिशिएंसी सिर्फ उसी पार्टनर में माइनस और प्लस होता है, सारे में नहीं होता। तो ये आसान सा होता है। तो कहने का मतलब ये 3 होते हैं। जो पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दिया वो बहुत ही आसान है। ज़्यादातर क्या है, फॉर्म गारंटी देता है पार्टनर को, तो उसके इसमें जितनी भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे 1,000 रुपये प्रॉफिट कम हो रहा था चरणजीत का, तो उसमें प्लस कर दिया, और 1,000 को जो रिमेनिंग पार्टनर जो है ना, रिमेनिंग पार्टनर, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑलरेडी PSR, क्योंकि इसमें रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ कि किस रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा, तो उसी रेशियो में उसमें से घटा देते हैं रिमेनिंग पार्टनर में से। और जब पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दिया मिनिमम अर्निंग्स का, 25,000 का गारंटी दिया, 16,000 उसने कमा के दिया बलजीत ने, तो 9,000 से उसके कैपिटल को क्रेडिट में कर देते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत सारे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना बस। तो यहीं तक हमारी ये क्लास थी, रिवीजन क्लासेस। मैंने आपको सारे कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं एक ही क्लास के अंदर रिवाइज करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। बाकी जिन लोगों को नोट चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको जाके आपको ये फ्री PDF फाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। बाकी बुक्स के जो जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।